यहाँ पर हम देखें, जैसे कि असामान्य स्थिति में या असामान्य परिस्थिति में गाड़ी का संचालन किस तरीके से किया जाता है। दोहरी लाइन पर संपूर्ण संचार व्यवस्था भंग होने पर गाड़ियों का संचालन। जब डबल लाइन पर दो स्टेशनों के बीच प्रयुक्त सभी संचार साधन खराब हो गए हों तो स्थिति को संपूर्ण संचार व्यवस्था का भंग होना कहते हैं, और ये साधन प्राथमिकता के क्रम में लिखे गए हैं, जैसे कि ब्लॉक उपकरण, ट्रैक सर्किट, एक्सल काउंटर, ब्लॉक टेलीफोन, स्टेशन से स्टेशन फिक्स्ड टेलीफोन, रेलवे ऑटो, बीएसएनएल, एमटीएनएल के फिक्स्ड टेलीफोन, कंट्रोल टेलीफोन, वीएचएफ सेट। जिन सेक्शनों में सवारी गाड़ी चलती है वहाँ यह संदेश के संपूर्ण साधन के रूप में नहीं माना जाएगा। ऐसी परिस्थितियों में गाड़ियों का संचालन निम्न रूप से किया जाएगा, जैसे कि सभी गाड़ियों को स्टेशन पर रोका जाएगा। स्टेशन मास्टर के द्वारा गाड़ी के लोको पायलट और गार्ड को परिस्थितियों की जानकारी दी जाएगी। गाड़ी के लोको पायलट को स्टेशन मास्टर TC602 अधिकार पत्र देगा, और TC602 अधिकार पत्र के 3 भाग होते हैं: बिना लाइन क्लियर का प्रस्थान प्राधिकार, सिग्नलों को ऑन स्थिति में पार करने का अधिकार, सतर्कता आदेश जिसमें गाड़ी की अधिकतम गति हो, दृश्यता साफ होने पर 25 किलोमीटर पर आवर, दृश्यता साफ न होने पर 10 किलोमीटर पर आवर, सुरंग में या धुंध और कोहरे के मौसम में जब आगे की ओर स्पष्ट दिखाई न दे किसी सक्षम रेल सेवक के द्वारा पायलट किया जाएगा, और लोको पायलट चौकसी रखेगा और बार बार सीटी बजाएगा। यदि रास्ते में सुरंग पड़ती हो तो उसमें प्रवेश तभी करना चाहिए जब यह निश्चित हो जाए कि सुरंग खाली है। इसमें यदि आशंका हो तो गाड़ी को पायलट करना चाहिए। जब गाड़ी को ब्लॉक सेक्शन में रुक जाती है तो गार्ड तुरंत पीछे की ओर खतरा हाथ सिग्नल दिखाएगा और जांच करेगा कि टेल लैंप सही तरीके से लगा है। यदि गाड़ी ब्लॉक सेक्शन में 10 मिनट से अधिक रुकती है तो गाड़ी का बचाव 250 मीटर पर 3 पटाखे लगा करके किया जाएगा। गाड़ी को किसी भी परिस्थिति में पीछे नहीं लिया जाएगा, लेकिन यदि गाड़ी को पीछे ले लिया जाना अपरिहार्य हो जाए तो पहले जहां तक गाड़ी को पीछे धकेलना है उस स्थान से 250 और 10 मीटर तक 3 पटाखे लगा करके बचाव किया जाएगा, और उसी के बाद गाड़ी को पीछे लिया जाएगा। अगले स्टेशन के निकट पहुंचकर लोको पायलट अपनी गाड़ी को प्रथम रोक सिग्नल पर रोक देगा और लगातार लंबी सीटी बजाएगा। स्टेशन मास्टर आगमन सिग्नल ऑफ करके गाड़ी को स्टेशन पर लेगा, और यदि 10 मिनट तक सिग्नल ऑफ न हो और न ही कोई अधिकार पत्र मिले तो गार्ड गाड़ी का पीछे से 250-210 मीटर पर 3 पटाखे लगा करके बचाव करेगा, और लोको पायलट अपने सहायक को पास के केबिन पर या स्टेशन पर यह सूचित करने के लिए भेजेगा कि गाड़ी स्टेशन में प्रवेश करने के लिए सिग्नल की प्रतीक्षा कर रही है। स्टेशन पर आने के बाद लोको पायलट TC602 अधिकार पत्र स्टेशन मास्टर को सौंप देगा। अनुगामी गाड़ियों को 30 मिनट के अंतराल से चलाया जाएगा, और उनके लोको पायलट को भी स्टेशन मास्टर TC602 अधिकार पत्र देगा, और उनकी गति भी दृश्यता साफ होने पर 25 किलोमीटर पर आवर और दृश्यता साफ न होने पर 10 किलोमीटर पर आवर, सुरंग, धुंध और कोहरे के मौसम में पैदल रफ्तार से अधिक नहीं होगी। लोको पायलट को दिए जाने वाले TC602 अधिकार पत्र पर 30 मिनट पहले गई गाड़ी और 30 मिनट के बाद रवाना होने वाली गाड़ी का विवरण लिखा जाएगा। गार्ड पीछे की ओर चौकसी रखेगा और किसी गाड़ी के निकट आने से बचाव के लिए खतरा सिग्नल प्रदर्शित करेगा। वह गाड़ी की सुरक्षा के लिए तैयार रहेगा। दोनों प्रभावित स्टेशनों पर TSR में ऐसे संचालन का रिकॉर्ड रखा जाएगा। ऐसा संचालन तब तक जारी रहेगा जब तक कि उपरोक्त साधनों में से कोई साधन शुरू ना हो जाए, और जब संचार के साधनों में से कोई एक साधन शुरू हो जाए तो दोनों ओर के स्टेशन मास्टर अंतिम रवाना की गई और आई हुई गाड़ियों का विवरण TI602 अधिकार पत्र पर प्राइवेट नंबर के आदान प्रदान के साथ भरेंगे, और जब तक संतुष्ट न हो जाए उनके स्टेशन से छूटने वाली गाड़ियां दूसरे ओर के स्टेशन पर पहुंच गई हैं तब तक अन्य गाड़ियों को उपलब्ध साधन पर लाइन क्लियर देकर लेकर के नहीं चलाया जाएगा। परिवहन निरीक्षक इससे संबंधित रिकॉर्ड की जांच करेंगे और अपनी रिपोर्ट 7 दिन में DRM को भेज देंगे। फिर है इकैरी लाइन खंड पर संपूर्ण संचार व्यवस्था भंग होने पर गाड़ियों का संचालन। इकैरी लाइन खंड पर जब दो स्टेशनों के बीच प्रयुक्त सभी संचार साधन खराब हो जाएं तो इस स्थिति को संपूर्ण संचार व्यवस्था को भंग होना कहते हैं, और ये साधन प्राथमिकता के क्रम में दिए गए हैं, जैसे कि ब्लॉक उपकरण, ट्रैक सर्किट, एक्सल काउंटर, ब्लॉक टेलीफोन, स्टेशन से स्टेशन फिक्स्ड टेलीफोन, रेलवे, ऑटो, BSNL, MTNL के फिक्स्ड टेलीफोन,
कंट्रोल टेलीफोन, VHF सेट। जिन सेक्शनों में सवारी गाड़ी चलती है वहाँ यह संदेश के संपूर्ण साधन के रूप में नहीं माना जाएगा। संचार साधनों को पूर्णतः बाधित होने के दौरान, जब किसी गाड़ी या रेल पथ के दुर्घटनाग्रस्त होने या किसी अन्य बाधा के कारण दोहरी लाइन खंड में किसी एक लाइन का प्रयोग न हो सके, अथवा जब कभी दोहरी लाइन पर इकहरी लाइन कार्य प्रणाली के दौरान संचार साधन पूर्णतः बाधित हों, तो भी इस अनुदेश का पालन किया जाएगा। ऐसी परिस्थितियों में गाड़ियों का संचालन निम्न अनुसार किया जाएगा, जैसे कि निम्नलिखित साधनों में से किसी एक साधन को अगले स्टेशन पर संचार व्यवस्था शुरू करने के लिए लाइन क्लियर पूछने के लिए भेजा जाएगा। लाइट इंजन, ट्रेन इंजन ऑन ड्यूटी स्टेशन मास्टर के आदेश के अनुसार गाड़ी से अलग करके। मोटर ट्रॉली, टावर वैगन जिसके साथ ऑन ड्यूटी ASM से भिन्न कोई ASM या गार्ड जाएगा। ट्रॉली, साइकिल ट्रॉली, मोपेड ट्रॉली जिसके साथ ऑन ड्यूटी ASM से भिन्न कोई ASM या गार्ड जाएगा। डीजल कार, रेल मोटर कार, EMU के रेक यात्री सहित। ब्लॉक सेक्शन में भेजने से पहले स्टेशन मास्टर जाने वाले कर्मचारियों को परिस्थिति की जानकारी देगा तथा यह सुनिश्चित करेगा कि वे इकहरी लाइन पर संपूर्ण संचार व्यवस्था भंग होने के दौरान गाड़ी संचालन के नियमों से अच्छी तरीके से परिचित हैं, और इसके लिए वह उनके हस्ताक्षर भी लेगा। लाइन क्लियर लेने जाने वाले संचार व्यवस्था शुरू करने के लिए जाने वाले वाहन को स्टेशन मास्टर निम्नलिखित अधिकार पत्र देगा। TV 602 जिसमें निम्न 5 भाग होते हैं। बिना लाइन क्लियर का प्रस्थान अधिकार, सिग्नलों का होने से स्थिति में पार करना, सतर्कता आदेश जिसमें अधिकतम गति होती है, दृश्यता साफ होने पर 15 किलोमीटर पर आवर, दृश्यता साफ न होने पर 10 किलोमीटर पर आवर। धुंध कोहरे के मौसम में या सुरंग में 2 व्यक्ति पैदल इंजन के सामने चलेंगे। एक के पास खतरा हाथ सिग्नल होगा, दूसरे के आसपास पटाखे होंगे, एक सहायक लोको पायलट होगा और एक व्यक्ति स्टेशन मास्टर के द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा। लाइन क्लियर पूछताछ संदेश, सतर्क लाइन क्लियर संदेश। इसमें इंजन के अगले स्टेशन तक पर पहुंचने के बाद अकेले या किसी गाड़ी के साथ आने के लिए लाइन क्लियर का उल्लेख प्राइवेट नंबर के साथ रहेगा। TE 602 आवश्यकता के अनुसार लाइन क्लियर पूछताछ संदेश। जो यहाँ पर TV 6024 भाग में केवल एक गाड़ी का विवरण लिखा जाता है, लेकिन यदि एक से अधिक गाड़ियों के लिए लाइन क्लियर की आवश्यकता है तो TV 602 के साथ में TE 602 अधिकार पत्र दिया जाएगा, और ऐसे समय TV 602 के भाग 4 में कुछ भी लिखा नहीं जाएगा, बल्कि सभी गाड़ियों का विवरण TE 602 में लिखा जाएगा। लाइन क्लियर लिए जाने वाला इंजन सेक्शन में फ्लैशर लाइट जलाकर के खतरे की सीटी बजाते जाएगा। बाहरीतम फेसिंग पॉइंट के बाहर लाइन को अवरुद्ध करने की अनुमति नहीं होगी, और जब तक इंजन, टावर वैगन, डीजल कार, मोटर कार, EMU, ट्रॉली इत्यादि वापस न आ जाए। यदि ब्लॉक सेक्शन में विरुद्ध दिशा में दूसरा इंजन साधन आता हुआ मिले तो दोनों लोको पायलट सुरक्षित दूरी पर इंजनों को रोक करके यह निर्णय लेंगे कि दोनों इंजन वाहनों को किस स्टेशन पर लेकर जाएं। ऐसे समय में निम्नलिखित बातों का ध्यान रखा जाएगा, जैसे गाड़ी का महत्व, स्टेशन से दूरी, ग्रेडियंट, कैच, सैंडिंग, अगले स्टेशन पर पहुंचने के बाद TV 602 और TE 602 यदि है तो स्टेशन मास्टर को सौंप दिया जाएगा। उस स्टेशन का SM स्टेशन मास्टर इंजन को अकेले या किसी गाड़ी के साथ निम्नलिखित अधिकार पत्र सौंप कर रवाना करेगा, जैसे TG 602 UP तथा TS 602 सतर्क सशर्त लाइन क्लियर टिकट। सशर्त लाइन क्लियर संदेश के आधार पर T409 और TA 409 सतर्कता आदेश परिस्थिति के अनुसार, T3693V और T1511 परिस्थिति के अनुसार, TF 602 लाइन क्लियर पूछताछ संदेश का जवाब प्राइवेट नंबर सहित, TE 602 यदि लाइन क्लियर पूछना हो तो, और प्रतीक्षारत गाड़ी के ड्राइवर को निम्नलिखित अधिकार पत्र दिए जाएंगे, जैसे कि TG 602 अप या TS 602 सशर्त लाइन क्लियर टिकट। सतर्कता आदेश T409 और TA 409 परिस्थिति के अनुसार, T3693V और T511 परिस्थिति के अनुसार दिया जाएगा। यदि यातायात एक ही दिशा में हो तो सभी गाड़ियों के लिए लाइन क्लियर TE 602 पर पूछा जा सकता है, और अगले स्टेशन मास्टर के द्वारा भी सभी गाड़ियों के लिए लाइन क्लियर TF 602 पर दिया जा सकता है, और ऐसे समय प्रत्येक गाड़ी के लिए अलग अलग प्राइवेट नंबर दिया जाएगा। यदि दोनों दिशाओं में गाड़ियों का यातायात एक समान हो तो बाद वाली गाड़ी के लिए लाइन क्लियर पूछताछ संदेश TE 602 तथा सशर्त लाइन क्लियर संदेश TF 602 पहले जाने वाली गाड़ी के इस गार्ड के माध्यम से भेजा जाएगा।
यदि लाइन क्लियर एक से अधिक गाड़ियों को प्राप्त हुआ है तो पहले गाड़ी जाने के बाद 30 मिनट के अंतराल से और अन्य प्रतीक्षारत गाड़ियां यहां पर चलाई जाएंगी और उन गाड़ियों की लोको पायलट को निम्नलिखित अधिकार पत्र दिया जाएगा। जैसे TG602 अप और TL602 सशर्त लाइन क्लियर टिकट, T409 सतर्कता आदेश जिसमें गाड़ी की गति दृश्यता साफ होने पर 25 किलोमीटर पर आवर, दृश्यता साफ न होने पर 10 किलोमीटर पर आवर और धुंध और कोहरे के मौसम में और सुरंग में पैदल गति से अधिक नहीं होगी। इसमें इंजीनियरिंग विभाग के द्वारा लगाए गए कम गति के प्रतिबंधों को भी लिखा जाएगा और T3693V और T511 परिस्थिति के अनुसार होगा। यदि ऐसे समय ब्लॉक सेक्शन में कोई गाड़ी रुकती है या प्रथम रोक सिग्नल पर 10 मिनट से अधिक रुकती है तो उसका बचाव 250 10 मीटर पर 3 पटाखे लगा करके किया जाएगा और यह बचाव गाड़ी के आगे और पीछे दोनों ओर से किया जाएगा। जैसे ही कोई भी इस संचार साधन शुरू हो जाए तो दोनों ओर के स्टेशन मास्टर अंतिम गाड़ियों का विवरण प्राइवेट नंबर के आदान प्रदान के साथ साथ TI602 में भरेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि सभी गाड़ियां स्टेशन पर आ गई हैं और सेक्शन साफ है। इसके बाद सामान्य संचालन शुरू करेंगे। परिवहन निरीक्षक इससे संबंधित रिकॉर्ड की जांच करेंगे। अपनी रिपोर्ट 7 दिन में DRM को भेज देंगे। यदि स्टेशन पर केवल लाइट इंजन और ब्रेक यान खड़ा है जिसे अगले स्टेशन जाना है तो लोको पायलट को यहाँ पर TV602 के पहले 3 कॉलम भर कर दिए जाएंगे और यदि उसी दिशा में कोई दूसरा लाइट इंजन और दूसरा इंजन और ब्रेक यान भेजना आवश्यक हो तो उसके भेजे जाने का समय अंतर कम से कम 30 मिनट का होना चाहिए। फिर दोहरी लाइन खंड पर अस्थायी इकहरी लाइन संचालन। दोहरी लाइन खंड पर अस्थायी इकहरी लाइन संचालन में हम देखते हैं दोहरी लाइन खंड में किसी एक लाइन का उपयोग किसी गाड़ी के दुर्घटनाग्रस्त हो जाने पर या रेल पथ के खराब हो जाने पर या अन्य किसी कारणवश नहीं हो पाता है तो अप एवं डाउन गाड़ियों का संचालन उपलब्ध लाइन पर किया जाता है। गाड़ियों के इसी संचालन को TSL वर्किंग अथवा दोहरी लाइन खंड पर अस्थायी इकहरी लाइन संचालन कहते हैं। इसके लिए निम्नलिखित प्रणालियों में से किसी एक का प्रयोग किया जा सकता है, जैसे कि विद्युत संचार यंत्रों के द्वारा लाइन क्लियर प्राप्त करके। यदि एक लाइन अधिक समय तक बंद रहने की संभावना है तो इकहरी लाइन के ब्लॉक उपकरण व शंटिंग लिमिट बोर्ड लगा करके। TSL वर्किंग प्रारंभ करते समय स्टेशन मास्टर को विश्वसनीय जानकारी प्राप्त करनी चाहिए और एक लाइन साफ है। यदि लाइन साफ होने में कोई संदेह है तो PWI इस बारे में लिखित प्रमाण पत्र लेना चाहिए। TSL वर्किंग उन्हीं 2 स्टेशनों के बीच की जाएगी जहां अप और डाउन लाइन को जोड़ने के लिए क्रॉस ओवर लगे हैं। यदि बीच में कोई C क्लास स्टेशन या IVS है तो उसे बंद कर दिया जाएगा और वहां के सिग्नलों को ऑन स्थिति में पार करने के लिए पिछले स्टेशन मास्टर के द्वारा अधिकृत किया जाएगा। इन सभी स्टेशनों के ब्लॉक उपकरण TOL स्थिति में लॉक कर दिए जाएंगे और डायोडो उपकरण जिन्हें TOL पर रखना संभव न हो तो वहां उनके कम्यूटेटर पर सतर्कता पट्टी लगाई जाएगी। इस बात को सुनिश्चित कर लेने के बाद कि एक लाइन यातायात के लिए साफ़ है, TSL वर्किंग शुरू करने वाला स्टेशन मास्टर प्राइवेट नंबर का आदान प्रदान करते हुए दूसरी ओर के स्टेशन मास्टर को एक निर्धारित संदेश जारी करेगा। स्टेशन पर गाड़ी रोकी जाएगी, लोको पायलट और गार्ड की परिस्थिति की जानकारी दी जाएगी। स्टेशन मास्टर उपलब्ध साधन से लाइन क्लियर लेगा और लोको पायलट एवं गार्ड को निम्नलिखित अधिकार पत्र देगा, जैसे कि सही लाइन से गाड़ी जाने वाली गाड़ी के लिए TD602, गलत लाइन से जाने वाली गाड़ी के लिए TD602 एवं T511 या पायलट आउट मेमो और गाड़ी को अंतिम कांटों तक पायलट किया जाना। TD602 अधिकार पत्र के 3 भाग होते हैं। लाइन क्लियर टिकट, सिग्नलों का ऑन स्थिति में पार करने का प्राधिकार, सतर्कता आदेश में निम्नलिखित बातों का उल्लेख किया जाता है, जैसे TSL वर्किंग में प्रयुक्त लाइन, अवरोध का किलोमीटर नंबर, गति प्रतिबंध इंजीनियरिंग विभाग के द्वारा लगाया गया है और यदि कोई ट्रैप पॉइंट है तो उसे क्लेम करने का आश्वासन और न्यूट्रल सेक्शन का विवरण। TSL में जाने वाली पहली गाड़ी की अधिकतम गति 25 किलोमीटर पर आवर होगी और बाद वाली गाड़ियों की गति सामान्य होगी। TSL में जाने वाली पहली गाड़ी का लोको पायलट रास्ते के गैंगमैन को TSL प्रारंभ होने की जानकारी देते हुए जाएगा। TSL वर्किंग में गलत लाइन से जाने वाली प्रत्येक गाड़ी का लोको पायलट इंजन की फ्लैशर लाइट ऑन करके और बार बार खतरे की सीटी बजाते हुए जाएगा। यदि स्टेशन मास्टर गेटमैन और गैंगमैन देखते हैं कि गाड़ी गलत लाइन पर बिना फ्लैशर लाइट के ऑन ही चल रही है तो वे तुरंत गाड़ी रोक देंगे।
यदि गाड़ी किसी कारणवश ब्लॉक सेक्शन में रुक जाती है तो उसका आगे और पीछे से जीआर के अनुसार सामान्य बचाव किया जाएगा। अगले स्टेशन पर गाड़ी लेना। फिर है गलत लाइन पर चलने वाली गाड़ी। गलत लाइन पर चलने वाली गाड़ी हम बात करें। गलत लाइन पर चलने वाली गाड़ी का लोको पायलट अपनी गाड़ी को सही लाइन के प्रथम रोक सिग्नल और गलत लाइन के जिस पर चल रहा है से संबंधित अंतिम रोक सिग्नल पर जो भी पहले आए रोक देगा। स्टेशन मास्टर रास्ते के सभी कांटों को सेट, क्लैंप और लॉक करने के बाद एक सक्षम रेल सेवक की गाड़ी रुकने के स्थान पर पायलट इन मेमो देकर भेजेगा, जो गाड़ी के लोको पायलट को देगा और गाड़ी को स्टेशन तक पायलट करेगा। सही लाइन पर चलने वाली गाड़ी। सही लाइन पर चलने वाली गाड़ी को अगले स्टेशन पर आगमन सिग्नल को ऑफ करके लिया जाएगा। स्टेशन मास्टर यह सुनिश्चित करने के बाद कि गाड़ी पूरी आ गई है, टेलीफोन पर प्राइवेट नंबर दे करके सेक्शन क्लियर करेगा। सामान्य संचालन शुरू करना। सामान्य संचालन किस तरीके से शुरू किया जाएगा? PWI से रेलपथ गाड़ी संचालन के लिए साफ एवं सुरक्षित है, ऐसा प्रमाण पत्र प्राप्त करने पर स्टेशन मास्टर इसकी सूचना दूसरे स्टेशन मास्टर को देगा तथा प्राइवेट नंबर का आदान प्रदान करेगा और सेक्शन कंट्रोलर से विचार विमर्श करके सामान्य संचालन शुरू किया जाएगा। ब्लॉक उपकरण स्थावर सिग्नल IVS जिसका प्रयोग बंद कर दिया गया था प्रयोग में लाए जाएंगे। सामान्य संचालन शुरू होने के बाद जाने वाली पहली गाड़ी का लोको पायलट रास्ते के सभी गेटमैन और गैनमैनों का सामान्य संचालन शुरू होने की जानकारी देता जाएगा। TSL वर्किंग से संबंधित रिकॉर्ड की जांच TI करेंगे और सामान्य संचालन शुरू होने से 7 दिन के भीतर अपनी रिपोर्ट DRM को भेजेंगे। फिर हम देखते हैं ब्लॉक सेक्शन से। ब्लॉक सेक्शन में इंजन असमर्थ होना और सहायता की मांग करना। ब्लॉक सेक्शन में अगर इंजन असमर्थ हो जाता है और सहायता की मांग करता है तो हम क्या करेंगे? जैसे जब कोई इंजन खराब हो जाए तो गार्ड लोको पायलट से पूछेगा कि सहायक इंजन मंगवाने की आवश्यकता है या नहीं। लोको पायलट इंजन को 30 मिनट में ठीक कर सकता है या नहीं, इसके बारे में गार्ड को सूचना देगा। यदि लोको पायलट के अनुसार खराबी ऐसी है इसे ठीक करना संभव नहीं है तो वह तुरंत गार्ड को सहायता इंजन की आवश्यकता हेतु लिखित मेमो देगा। यदि 30 मिनट तक लोको पायलट गार्ड को ऐसा मेमो नहीं देता है तो गार्ड लोको पायलट को लिखित सूचना देगा वह सहायता इंजन की मांग कर रहा है एवं गार्ड सहायता इंजन की मांग करेगा। सहायता इंजन की मांग करने से पहले गाड़ी का दोनों ओर से बचाव सुनिश्चित किया जाएगा। यदि सहायता इंजन की आवश्यकता का मैसेज देने के बाद लोको पायलट इंजन ठीक कर लेता है तो लोको पायलट सेक्शन कंट्रोलर को EFT और PFT मोबाइल पर इंजन ठीक होने की सूचना देगा और गाड़ी रवाना करने की अनुमति मांगेगा। खंड नियंत्रक दोनों ओर के स्टेशन मास्टरों से प्राइवेट नंबर प्राप्त कर यह पुष्टि करेगा कि प्रभावित ब्लॉक सेक्शन में कोई सहायता इंजन प्रवेश नहीं किया है। खंड नियंत्रक लोको पायलट को गाड़ी स्टार्ट करने हेतु ट्रेस, नोटिस नंबर, SMS का प्राइवेट नंबर टेलीफोन के द्वारा और मोबाइल का संदेश द्वारा सूचित करेगा। लोको पायलट इस संदेश को गार्ड को देगा और अपनी गाड़ी अनुदेशित स्टेशन तक सतर्कतापूर्वक ले जाएगा। यदि गाड़ी को पिछले स्टेशन पर पुश बैक करके ले जाना हो तो पुशिंग बैक के नियमों का पालन किया जाएगा। लोको पायलट और गार्ड तब तक अपनी गाड़ी को रवाना नहीं करेंगे जब तक कि खंड नियंत्रक से ट्रेन नोटिस नंबर और प्राइवेट नंबर प्राप्त नहीं कर लेते हैं। फिर है अवरोधित ब्लॉक सेक्शन में सहायता इंजन और सहायता गाड़ी को भेजना। जब दुर्घटना या ब्लॉक सेक्शन में गाड़ी का इंजन असमर्थ हो जाए या अवरुद्ध ब्लॉक सेक्शन में सहायता गाड़ी, सहायता इंजन भेजना हो तो उन्हें भेजने वाला स्टेशन मास्टर निम्नलिखित कार्यवाही करेगा। सहायता गाड़ी के गार्ड एवं लोको पायलट को परिस्थितियों की जानकारी दी जाएगी। सहायता गाड़ी के लोको पायलट को TA602 अधिकार पत्र दिया जाएगा और TA602 के 3 भाग होते हैं। बिना लाइन आगे बढ़ाने के लिए ब्लॉक टिकट, सिग्नलों को ऑन में पार करने का अधिकार, सतर्कता आदेश, दृश्यता साफ होने पर 15 किलोमीटर पर आवर, दृश्यता साफ ना होने पर 10 किलोमीटर पर आवर। लोको पायलट को दिए जाने वाले में अधिकार पत्र TA602 में गाड़ी का नाम, इंजन का नंबर, अवरोध का किलोमीटर नंबर, गाड़ी का किस स्टेशन पर क्लियर करना है और गति प्रतिबंध की जानकारी लिखी होती है। सेक्शन कंट्रोलर तथा अगले स्टेशन मास्टर की सहायता गाड़ी, सहायता इंजन के रवाना होने का समय बताता जाएगा। लोको पायलट निर्धारित गति का पालन करते हुए सतर्कतापूर्वक ब्लॉक सेक्शन में जाएगा और निर्देश के अनुसार कार्य करेगा। सहायता गाड़ी सहायता इंजन के साथ जब असमर्थ गाड़ी स्टेशन पर आ जाए तो दोनों गाड़ियों को गार्ड TSR T1410 में
दोनों गाड़ियां पूर्ण रूप से आ गई हैं, इस बात का उल्लेख करते हुए अपने अपने हस्ताक्षर करेंगे। उसके बाद सेक्शन क्लियर किया जाएगा। स्टेशन मास्टर टीएसआर में सहायता इंजन भेजने का विवरण लिखेगा। सामान्य संचालन प्रारंभ होने पर प्रभावित ब्लॉक सेक्शन में जाने वाली पहली गाड़ी को स्टेशन पर रोका जाएगा और लोको पायलट को सतर्कता आदेश दिया जाएगा। फिर है ग्रेडियंट पर गाड़ी खड़ी हो जाने पर की जाने वाली कार्यवाही। लोको पायलट तुरंत फ्लैशर लाइट ऑन करेगा, लोको ब्रेक और ट्रेन ब्रेक लगाएगा, ट्रेन ब्रेक रिलीज नहीं करेगा। लोको पायलट इंजन को अनमेंड नहीं छोड़ेगा। यदि आवश्यकता पड़ती है तो वह सुनिश्चित करेगा कि सहायक लोको पायलट इंजन में मौजूद है। यदि गाड़ी 15 मिनट तक रवाना होने की संभावना न हो तो लोको पायलट को निम्नलिखित कार्यवाही करेगा, जैसे इंजन के हैंड ब्रेक लगाएगा। सहायक लोको पायलट को गाड़ी के आगे से 8 पहिया वाले, 5 एवं 4 पहिया वाले एवं 10 वाहनों के हैंड ब्रेक बांधने के लिए और इंजन के पहियों के नीचे वुडन वेजेज लगाने का निर्देश देगा। गार्ड द्वारा हाथ ब्रेक लगाने के लिए 3 छोटी सीटी और गाड़ी का पीछे से बचाव करने के लिए 4 छोटी सीटी बजाएगा। इक्यारी लाइन सेक्शन में गाड़ी का आगे से सामान्य बचाव करने के लिए सहायक लोको पायलट को भेजेगा। लोको पायलट के द्वारा बजाई गई 3 छोटी और 4 छोटी सीटी सुनकर के गार्ड तुरंत ब्रेक वैन के हैंड ब्रेक अप्लाई करेगा और पीछे से 8 पहिया वाहनों के 5 एवं 4 पहिया वाले वाहनों के मामले में 10 वाहनों के हैंड ब्रेक बांधेगा। यात्री गाड़ी के मामले में ब्रेक वाहन के नज़दीक के 2 वाहनों के नीचे वुडन वेजेज लगाएगा और गाड़ी का पीछे से सामान्य बचाव करेगा। पीछे से बचाव करने के पश्चात गार्ड आगे आएगा और लोको पायलट से सहायता संबंधी विचार विमर्श करेगा। गाड़ी को दोबारा रवाना करने से पहले निम्नलिखित कार्यवाही की जाएगी। पर्याप्त मात्रा में एयर प्रेशर और वैक्यूम बनाएगा। लोको ब्रेक को लगाए रखते हुए ट्रेन ब्रेक को पूर्णतः रिलीज करेगा। चढ़ाव पर गाड़ी खड़ी होने पर आगे की दिशा में कुछ नौचेज लेगा और यदि गाड़ी उतार पर खड़ी है तो पीछे की दिशा में कुछ नौचेज लेगा। वैगनों के हैंड ब्रेक को रिलीज किया जाएगा। वुडन वेजेज को हटाया जाएगा। गाड़ी भी अपने ब्रेक यान का हैंड ब्रेक रिलीज करेगा। गार्ड के साथ ऑल राइट सिग्नल एक्सचेंज करने के पश्चात लोको के हैंड ब्रेक को रिलीज किया जाएगा। उसके पश्चात लोको ब्रेक को धीरे धीरे रिलीज करते हुए गाड़ी शुरू करेगा। प्रथम अवसर पर गाड़ी के ब्रेक पावर की जांच करेगा। यदि गाड़ी 400 में से 1 से अधिक ग्रेडियंट पर खड़ी हो तो लोको पायलट ब्रेक पावर को ध्यान में रखते हुए अतिरिक्त सावधानी बरतेंगे जिससे गाड़ी रोल डाउन न हो। फिर ब्लॉक सेक्शन में लोको पायलट गाड़ी चलाने में असमर्थ होने पर क्या करेगा। जब किसी गाड़ी का लोको पायलट ब्लॉक सेक्शन में किसी कारणवश गाड़ी चलाने में असमर्थ हो जाए तो गाड़ी खड़ी करेगा और सहायक लोको पायलट को अवगत कराएगा। यदि सहायक लोको पायलट की ट्रेनिंग पास हो तो वह गाड़ी को सतर्कतापूर्वक चलाते हुए ब्लॉक सेक्शन क्लियर करेगा और स्टेशन मास्टर को परिस्थिति से अवगत कराएगा। यदि सहायक लोको पायलट की ट्रेनिंग पास न हो तो वह ऐसी परिस्थिति में गाड़ी का संचालन नहीं करेगा। गाड़ी का नियमानुसार बचाव करेगा और गार्ड की मदद से नज़दीकी स्टेशन मास्टर को सूचित कराएगा। दूसरे लोको पायलट सहायता इंजन के द्वारा गाड़ी का सेक्शन क्लियर किया जाएगा। फिर है गाड़ी विखंडन। गाड़ी विखंडन क्या है। ट्रेन पार्सन। गाड़ी विखंडन क्या होता है। ट्रेन पार्सन का अर्थ है गाड़ी का चलते चलते अपने आप 2 भागों में बढ़ जाना गाड़ी विखंडन है। लोको पायलट की बात करें, जैसे ही लोको पायलट को पता चलता है कि उसकी गाड़ी विखंडित हो गई है वह निम्नलिखित कार्य करेगा, जैसे कि फ्लैशर लाइट ऑन करेगा। गार्ड का ध्यान आकर्षित करने के लिए लंबी छोटी सीटी बार बार बजाएगा। गार्ड के सिग्नल के लिए पीछे की ओर देखेगा। अगले हिस्से को तब तक चलाता रहेगा जब तक कि पिछला हिस्सा रुकने जाए, परंतु रोक सिग्नल ऑन में मिलने पर उसका पालन अवश्य करेगा। गार्ड क्या होता है। जैसे ही गार्ड को ट्रेन पार्सन का पता चलता है वह ब्रेक यान का हैंड ब्रेक लगा करके पिछला हिस्सा रोकेगा और लोको पायलट का ध्यान आकर्षित करने के लिए दिन में हरी झंडी को और रात में सफ़ेद बत्ती को ऊपर नीचे करके दिखाएगा। लोको पायलट इसकी पावती लंबी छोटी सीटी बजा कर देगा और फ्लैशर लाइट ऑन करके अगले हिस्से को तब तक चलाता रहेगा जब तक कि पिछला हिस्सा रुकने जाए या रोक सिग्नल ऑन में ना मिले। वैकिंग इंजन का लोको पायलट। यदि गाड़ी में वैकिंग इंजन लगा है तो उसके लोको पायलट को ट्रेन पार्सन का पता चलता है तो वह पिछले हिस्से को रोकेगा और अगले लोको पायलट का ध्यान आकर्षित करने के लिए लंबी छोटी सीटी बजाएगा, जिसे सुनकर अगला लोको पायलट इसकी पावती लंबी छोटी सीटी बजा कर देगा और फ्लैशर लाइट ऑन करेगा और अगले हिस्से को तब तक चलाता रहेगा जब तक कि पिछला हिस्सा रुकने जाए या रोक सिग्नल ऑन में ना मिले।
गेटमैन की बात करते हैं। यदि गेटमैन देखता है कि गाड़ी को दो भागों में बंटकर चल रही है तो वह लोको पायलट व गार्ड का ध्यान आकर्षित करने के लिए दिन में हरी झंडी और रात में सफ़ेद बत्ती ऊपर नीचे करके दिखाएगा। यदि पिछला हिस्सा आने में समय है तो सामने पटरी पर 10-10 मीटर के अंतर पर 3 पटाखे लगाएगा। स्टेशन मास्टर की बात करें। स्टेशन मास्टर यदि देखता है कि गाड़ी दो भागों में बंटकर चल रही है तो वह लोको पायलट व गार्ड का ध्यान आकर्षित करने के लिए दिन में हरी झंडी और रात में सफ़ेद बत्ती को ऊपर नीचे करके दिखाएगा। यदि पिछला हिस्सा आने में समय है तो सामने पटरी पर 10-10 मीटर के अंतर पर 3 पटाखे लगाएगा। और जैसे ही गाड़ी का पिछला भाग रुक जाए वैसे ही उसका बचाव गार्ड द्वारा एसआर के अनुसार पीछे और आगे दोनों ओर से किया जाएगा। यदि पीछे वैंकर्स को तो वैंकर के लोको पायलट के द्वारा पीछे से और गार्ड के द्वारा आगे से बचाव किया जाएगा। दोनों भाग रुक जाने के बाद उनको फिर से जोड़ा जाएगा, लेकिन यदि पिछले हिस्से में 10 और अगले में कम 4 पहियों वाले वाहन और 5 या उससे कम 8 पहियों वाले वाहन हैं तो उन्हें जोड़ा नहीं जाएगा, बल्कि GR 6.09 के अनुसार क्लियर किया जाएगा। लेकिन यदि पीछे वैंकिंग इंजन है तो पिछड़ा लोड जोड़ा जाएगा। फिर है गाड़ी का विभाजन। जैसे गाड़ी का विभाजन किस तरीके से किया जाता है, यानी ट्रेन डिवाइडिंग, गाड़ी का विभाजन। जब दुर्घटना या अन्य किसी कारण से ब्लॉक सेक्शन में इंजन पूरा लोड आगे खींच पाने में असमर्थ हो जाए तो इस कारण गाड़ी रुक जाए तो लोको पायलट गार्ड का ध्यान आकर्षित करने के लिए 4 छोटी सीटी बजाएगा। गार्ड 6.03 के अनुसार गाड़ी का बचाव करने के लिए तुरंत कदम उठाएगा। गाड़ी का बचाव करने के बाद गार्ड लोको पायलट से परामर्श करेगा कि इंजन अकेला या आंशिक लोड के साथ अगले स्टेशन जा सकता है क्या। यदि इंजन आंशिक लोड के साथ जा सकता है तो गाड़ी को 2 भागों में बांटने से पहले बचे हुए लोड में कम से कम 50% वाहनों या 10 वाहनों को जो भी अधिक हो उसके साथ हैंड ब्रेक कसे जाएंगे और ब्रेक यान का हैंड ब्रेक भी लगाया जाएगा। एयर ब्रेक स्टॉक में अलग किए गए डिब्बों के एंगल कॉक खोल दिए जाएंगे जिससे वे रोल डाउन न हो। गार्ड लोको पायलट को अगले भाग को अगले स्टेशन तक ले जाने के लिए T609 अधिकार पत्र देगा, जिसमें इंजन के साथ जाने वाले वाहनों की संख्या, अंतिम वाहन का नंबर, मालिक, रेलवे का नाम और बचे हुए वाहनों का किलोमीटर नंबर लिखा होगा। एकहरी लाइन पर यदि लोको पायलट के पास कोई टोकन या लाइन क्लियर टिकट हो तो गार्ड उसे ले लेगा और T609 पर उसकी लिखित पावती देगा। ऐसे समय अगले भाग के अंतिम वाहनों पर टेल लैंप नहीं लगाया जाएगा। लोको पायलट अपने सहायक को गार्ड की सहायता के लिए वही छोड़ देगा और अकेला जाएगा। अवरोध स्थल पर से लोको पायलट जैसे ही अगला हिस्सा लेकर आगे जाता है, गार्ड द्वारा बचे हुए लोड का आगे से भी सामान्य बचाव किया जाएगा और आगे गार्ड स्वयं रहेगा। पीछे की ओर से बचाव करने के लिए सहायक लोको पायलट को भेज देगा। अगले स्टेशन पर सतर्कतापूर्वक पहुंचते समय लोको पायलट ये जानते हुए कि पिछला ब्लॉक सेक्शन अवरुद्ध है और गाड़ी को भारीतम सम्मुख कांटों पर रोकेगा और लंबी छोटी सीटी बजाएगा। ऐसे स्टेशन पर जहां सम्मुख कांटे नहीं हैं, लोको पायलट अपनी गाड़ी पिछला ब्लॉक सेक्शन क्लियर किए बिना स्टेशन कैबिन के सामने खड़ी करेगा, लंबी छोटी सीटी बजाएगा। स्टेशन मास्टर परिस्थिति समझने के पश्चात अगले हिस्से को स्टेशन पर लेने के लिए प्लेटफॉर्म से कैबिन से सब ठीक है हाथ सिग्नल बताएगा। स्टेशन पर पहुंचने के बाद T609 के आधार पर स्टेशन मास्टर लोको पायलट सुनिश्चित करेंगे कि अगला हिस्सा पूरी तरीके से आ गया है। अगले स्टेशन का स्टेशन मास्टर बचे हुए लोड को लाने के लिए यदि उसे लोको पायलट को भेजता है तो उसे निम्नलिखित अधिकार पत्र देगा। जैसे T609 जो पहले हो लोको पायलट के पास है उस पर स्टेशन मास्टर अपने हस्ताक्षर करके स्टेशन की सील लगा करके T3693B या T511 परिस्थिति के अनुसार T409 सतर्कता आदेश अधिकतम गति 25 किलोमीटर/आवर। यदि किसी कारणवश वही लोको पायलट नहीं जा पाता है तो स्टेशन मास्टर उससे T609 लेकर के अपने पास रख लेगा और दूसरी जाने वाले लोको पायलट को निम्नलिखित अधिकार पत्र देगा। जैसे कि TA602 इसमें अवरोध का किलोमीटर का उल्लेख T609 के अनुसार किया जाएगा। ऐसे समय में इस इंजन की अधिकतम गति दृश्यता साफ होने पर 15 किलोमीटर/आवर, दृश्यता साफ न होने पर 10 किलोमीटर/आवर है। T511 यदि इंजन को बिना सिग्नल वाली लाइन से रवाना करना पड़े तो स्टेशन मास्टर जाने वाले इंजन के साथ एक पॉइंट्समैन को भेजेगा। जाते समय लोको पायलट बाहर की ओर देखता रहेगा और सीटी का प्रयोग करते हुए अधिकतम गति का पालन करेगा। गार्ड का खतरा हाथ सिग्नल देखते ही इंजन को तुरंत रोकेगा। गार्ड इंजन के रुकने के बाद रखे 3 पटाखों को 1200, 1210 और 1220 मीटर को उठा करके इंजन पर आ जाएगा और मध्यवर्ती पटाखा फोड़ते हुए पायलट करेगा।
जैसे ही छूटा हुआ लोड लोको पायलट और गार्ड को दिखाई देना प्रारंभ हो वैसे ही इंजन को रोक लिया जाएगा। गार्ड इंजन से उतर जाएगा और पैदल पायलट करते हुए इंजन को सतर्कतापूर्वक लोड पर लिया जाएगा। एक लगातार लंबी सीटी बजा करके पीछे खड़े सहायक लोको पायलट को बुलाया जाएगा। सहायक लोको पायलट मध्यवर्ती पटाखे को उठाते हुए आगे आएगा। गार्ड सहायक लोको पायलट एवं पॉइंट्समैन हैंड ब्रेक रिलीज करेंगे और सभी पाइप कनेक्शन लगाएंगे। गाड़ी को रवाना करके अगले स्टेशन पर लेकर जाएंगे। ब्लॉक सेक्शन क्लियर करने से पहले स्टेशन मास्टर गार्ड संयुक्त रूप से जांच करेंगे कि संपूर्ण गाड़ी पहुंच गई है। यहाँ पर विशेष कथन में ध्यान देना है, ब्लॉक सेक्शन में यदि सवारी गाड़ी का इंजन गाड़ी को खींचने में असमर्थ हो जाए तो सवारी गाड़ी का विभाजन नहीं किया जाएगा बल्कि सहायता इंजन मंगवाया जाएगा। फिर है ट्रेन में खराबी का पता लगने पर की जाने वाली कार्यवाही। यदि किसी गाड़ी का लोको पायलट या गार्ड गाड़ी चलाने के दौरान ट्रेन में किसी प्रकार की खराबी जो गाड़ी संचालन में असुरक्षित हो महसूस करता है तो वह तुरंत कुछ कार्यवाही करेगा, जैसे कि अगले स्टेशन पर बिना सेक्शन क्लियर किए गाड़ी को रोकेगा और लगातार सीटी बजाएगा। उपलब्ध साधनों के द्वारा स्टेशन मास्टर को खराबी की सूचना देगा और जिन सेक्शनों में IBS लगे हैं या ऑटोमेटिक क्षेत्र है वहां पिछले स्टेशन मास्टर को तथा पिछली गाड़ी के लोको पायलट को इसकी सूचना तुरंत उपलब्ध साधनों के द्वारा देगा, जिससे पीछे से किसी गाड़ी का संबंधित सेक्शन में प्रवेश न हो। अगले स्टेशन पर उपरोक्त खराबी की जानकारी स्टेशन मास्टर कार्यालय के सामने गाड़ी रोककर लिखित में लोको पायलट के द्वारा दी जाएगी। स्टेशन मास्टर को ऐसा मेमो प्राप्त होने पर वह तुरंत निकटतम स्टेशन मास्टर को तथा मुख्य नियंत्रक को, संबंधित सेक्शन के जूनियर इंजीनियर, सेक्शन इंजीनियर को, AEN, DEN और DOM को इसकी सूचना देगा। संबंधित सेक्शन में ट्रैक मेंटेनेंस मशीन, टावर वैगन, लाइट इंजन को और इसकी अनुपस्थिति में गाड़ी को, इसमें इंजीनियरिंग विभाग के संबंधित कर्मचारी उपस्थित हैं, सतर्कता आदेश जारी करके स्टॉप डेड भेजेगा और संबंधित इंजीनियरिंग कर्मचारी ट्रैक का निरीक्षण करेंगे और यदि गाड़ी संचालन के लिए ट्रैक सुरक्षित है और सुनिश्चित करने के पश्चात गाड़ी को आगे जाने की अनुमति देगा। और स्टेशन मास्टर को ट्रैक की स्थिति संबंधी और यदि कोई गति प्रतिबंध लगाना है तो उस संबंध में व्यक्तिगत रूप से या लिखित में मेमो भेजकर सूचना देगा। यदि इंजीनियरिंग कर्मचारी उपलब्ध न हो तो सतर्कता आदेश में लोको पायलट के लिए निर्देश रहेंगे और प्रभावित स्थान के पहले रुको और सुनिश्चित करो कि ट्रैक आगे बढ़ने के लिए सुरक्षित है। यदि सुरक्षित है तो अधिकतम 10 किलोमीटर/आवर की गति से आगे बढ़ो, अन्यथा वापस स्टेशन पर आना है। यदि लोको पायलट यह पाता है कि आगे बढ़ने के लिए ट्रैक असुरक्षित है तो वह पिछले स्टेशन पर वापस आएगा, परंतु यदि लोको पायलट प्रभावित स्थान से आगे निकल जाता है तो बाद वाली गाड़ियाँ 10 किलोमीटर/आवर के गति प्रतिबंधों का पालन करते हुए तब तक चलाई जाएगी जब तक कि इंजीनियरिंग विभाग के द्वारा ट्रैक सुरक्षित घोषित नहीं कर दिया जाता। यदि किसी गाड़ी के गार्ड के द्वारा ट्रैक में खराबी की स्थिति का पता लगाया जाता है तो वह वॉकी टॉकी पर या अन्य उपलब्ध संचार के साधनों के द्वारा लोको पायलट को तुरंत सूचित करेगा और ऐसी सूचना प्राप्त होने पर लोको पायलट उपरोक्त के अनुसार कार्यवाही करेगा। रेल पथ पर या गाड़ी में विस्फोट होने पर क्या करेंगे? रेल पथ, पुल आदि पर बम विस्फोट की सूचना मिलते ही स्टेशन मास्टर उस ब्लॉक सेक्शन में कोई संचालन नहीं करेगा। विस्फोट की आवाज़ सुनते ही लोको पायलट को यथाशीघ्र अपनी गाड़ी खड़ी करनी चाहिए और नुकसान की मात्रा जानने के लिए गार्ड के साथ विस्फोट स्थल पर रेल पथ की जांच करनी चाहिए। यदि लोको पायलट उचित समय में गाड़ी खड़ी ना करे तो गार्ड एयर प्रेशर का उपयोग कर लोको पायलट का ध्यान आकर्षित करेगा। लोको पायलट गार्ड के साथ मिलकर के गाड़ी का परीक्षण करेगा। यदि गाड़ी को थोड़ा और कोई नुकसान नहीं पहुंचा तो अगले ब्लॉक स्टेशन तक गाड़ी ले जाने में कोई खतरा न हो तो अगले ब्लॉक स्टेशन तक गाड़ी ले जाई जाएगी और वहां पहुंचने पर गार्ड और लोको पायलट दोनों की संयुक्त रूप से ड्यूटी वाले स्टेशन मास्टर को इस घटना की रिपोर्ट करेंगे। यदि रेल पथ को इतना अधिक नुकसान पहुंचा हो कि उसके कारण वह असुरक्षित हो गया है तो रेल पथ को GR 6.03 के अनुसार बचाव करने के लिए उस स्थान पर पटाखों के साथ एक सक्षम रेल सेवक को छोड़ दिया जाएगा। गार्ड एवं लोको पायलट से विस्फोट होने की रिपोर्ट मिलने पर स्टेशन मास्टर तुरंत दूसरी ओर के स्टेशन मास्टर को और खंड नियंत्रक को इस बात की सूचना देगा। फिर है बचाव के नियम। प्रोटेक्शन रूल क्या है वो हम देखते हैं। बचाव के नियम, जब दुर्घटना या अन्य किसी कारण से ब्लॉक सेक्शन में गाड़ी रुक जाए, जब दुर्घटना, तो बचाव के नियम में क्या है? बचाव के नियम में है कि जब दुर्घटना या अन्य किसी कारण से ब्लॉक सेक्शन में गाड़ी रुक जाए
इसका कारण स्पष्ट न हो तो गाड़ी आगे बढ़ने में असमर्थ हो तो लोको पायलट तुरंत हेडलाइट बंद करके फ्लैशर लाइट ऑन करेगा। 4 छोटी सीटी बजा करके दिन में लाल झंडी, रात में लाल बत्ती दिखा करके गार्ड को सूचित करेगा। गार्ड के द्वारा उपरोक्त सिटी स्वीकृत लाल हाथ सिग्नल ऊपर नीचे हिला करके दी जाएगी। लोको पायलट इस संकेत को देख करके इसकी पावती एक लंबी सीटी बजाकर देगा। गार्ड लाल झंडी या बत्ती ब्रैकेट या दरवाजे के हैंडल पर या ब्रेक या बान पर ऐसी जगह लगाएगा जिसे लोको पायलट आसानी से देख सके। यदि उपलब्ध हो तो रात के समय ब्रेक यान की साइड लैंप को लोको पायलट की ओर लाल कर देगा और अपने टेल लैंप की सुनिश्चिति करेगा। लोको पायलट विरुद्ध दिशा में आने वाली गाड़ी के लोको पायलट का ध्यान आकर्षित करने के लिए बार बार छोटी सीटी बजाएगा। आने वाली गाड़ी का लोको पायलट जैसे ही फ्लैशर लाइट या खतरा हाथ सिग्नल देखेगा वह तुरंत ही अवरोध से पहले गाड़ी रोकने का प्रयास करेगा और वह प्रभावित गाड़ी को सभी संभव सहायता करेगा। वह अपनी यात्रा सामान्य गति से तभी आरंभ करेगा जब वह सुनिश्चित कर ले कि जिस लाइन पर उसे जाना है उस पर कोई अवरोध नहीं है। यदि उसे यह पता लगा कि जिस लाइन पर उसे जाना है वह अवरोधित है तो लोको पायलट और गार्ड अपनी गाड़ी का बचाव सामान्य नियम 6.03 के अनुसार करेंगे। बगल वाली लाइन से गुजरने वाली गाड़ी का लोको पायलट अगले स्टेशन पर अपनी गाड़ी को खड़ा करेगा और घटना की सूचना देगा और सहायता की आवश्यकता को बताएगा। EMU के मामले में तुरंत यहाँ पर ब्लिंकर लाइट है ऑन कर देगा। VG पर 600, 600, 10, 10 मीटर और NG पर 400, 400, 10, 10 मीटर पर 4 पटाखों के द्वारा ऐसा बचाव किया जाएगा। गाड़ी का बचाव करने के जाने वाले व्यक्ति आती हुई गाड़ी को रोकने के लिए लगातार खतरा हाथ सिग्नल दिखाएगा। यदि उसे गाड़ी आती हुई दिखाई दे तो वह एक पटाखा यथासंभव दूरी पर रखेगा तथा उससे VG और NG पर क्रमशः 600, 400 मीटर पर एक पटाखा रखने के बाद दूसरा पटाखा क्रमशः 1200, 800 मीटर पर रखना संभव न हो तो यथासंभव दूरी पर दूसरा पटाखा रखेगा। यदि गाड़ी आगे जाने योग्य हो जाए तो बचाव करने गए व्यक्ति को वापस बुलाने हेतु लोको पायलट लगातार लंबी सीटी बजाएगा। वापस आते समय वह व्यक्ति 3 पटाखों को छोड़ करके मध्यवर्ती पटाखा उठाते हुए आएगा। यदि गाड़ी का बचाव आगे से भी किया गया हो तो गाड़ी को आगे ले जाया जा रहा है तब लोको पायलट गाड़ी लेकर के आगे बढ़ेगा और इन पटाखों को उठाने का प्रयास करेगा। लोको पायलट फ्लैशर लाइट तभी बंद करेगा जब उसकी गाड़ी आगे जाने में समर्थ हो जाए अथवा वह सुनिश्चित कर ले कि बगल वाली लाइन पर कोई अवरोध नहीं है और उस गाड़ी को रोकने की आवश्यकता नहीं है। फ्लैशर लाइट न होने पर या ख़राब होने पर हेडलाइट को बार बार जलाया बुझाया जाएगा। अकेले इंजन या कपल इंजन के मामले में बचाव की जिम्मेदारी लोको पायलट की होगी। इकहरी लाइन या TSL में गाड़ी का बचाव। यदि कोई सक्षम व्यक्ति ब्रेक यान में उपलब्ध है तो गार्ड उसे पीछे की ओर बचाव करने को भेजेगा। स्वयं लोको पायलट के पास विचार विमर्श करने जाएगा। यदि कोई व्यक्ति उपलब्ध नहीं हो तो पीछे से बचाव करने के पश्चात लोको पायलट से विचार विमर्श करके लोको पायलट के पास आएगा। लोको पायलट के द्वारा आगे से बचाव किया जाएगा। दोहरी लाइन में गाड़ी का बचाव। यदि पता न चले कि बगल वाली लाइन अवरोधित है या नहीं तो तुरंत लोको पायलट व सहायक लोको पायलट के द्वारा बाजू वाली लाइन का बचाव किया जाएगा। यदि कोई सक्षम व्यक्ति ब्रेक यान में उपलब्ध है तो गार्ड उसे पीछे की ओर बचाव करने भेजेगा। स्वयं बाजू वाली अवरोधित है या नहीं यह देखते हुए इंजन की ओर जाएगा। यदि गार्ड को बगल वाली लाइन अवरोधित मिलती है तो वह बगल वाली का बचाव सुनिश्चित करेगा और यदि सहायक लोको पायलट अक्षम हो तो स्वयं बचाव करेगा। यदि गार्ड को बगल वाली लाइन अवरोधित नहीं मिलती है तो लोको पायलट से विचार विमर्श करेगा और यदि पीछे की ओर किसी सक्षम व्यक्ति को बचाव करने नहीं भेजा तो स्वयं पीछे की ओर बचाव करने जाएगा। फिर हम देखते हैं स्वचालित ब्लॉक पद्धति में जब कुछ समय के लिए सभी सिग्नल खराब हों और संचार के साधन उपलब्ध हों तो क्या करेंगे। SNT विभाग के कर्मचारियों को ऐसी खराबी की तुरंत सूचना दी जाएगी। गाड़ियों को प्रभावित सेक्शन में जाने से पहले नामित स्टेशन पर रोका जाएगा। स्टेशन मास्टर निम्नलिखित संचार साधनों से अगले स्टेशन के स्टेशन मास्टर से लाइन क्लियर प्राप्त करेगा। स्टेशन से स्टेशन फिक्स्ड टेलीफोन, रेलवे, BSNL, MTNL टेलीफोन, कंट्रोल फ़ोन और VHF सेट। जिन सेक्शनों में सवारी गाड़ी चलती है वहां यह अकेले साधन के रूप में माना नहीं जाएगा। अगले स्टेशन का स्टेशन मास्टर लाइन क्लियर तब तक नहीं देगा जब तक कि ठीक पहले आने वाली गाड़ी पूरी की पूरी टेल लैंप के साथ न आ गई हो
और जिस लाइन पर गाड़ी लेना है वह लाइन प्रस्थान सिग्नल के आगे या जहां पर गाड़ी आकर खड़ी होती है उसे आगे कम से कम 180 मीटर तक साफ न हो। और जिस लाइन पर गाड़ी को लेना है उससे संबंधित रास्ते के सभी कांटों को सेट, क्लैंप और लॉक न कर दिया गया हो। ऐसे समय संबंधित स्टेशनों पर टीएसआर को उपयोग में लाया जाएगा। उसमें प्रत्येक गाड़ी की प्रविष्टि की जाएगी। प्रत्येक गाड़ी के प्रस्थान और आगमन का समय खंड नियंत्रक को बताया जाएगा। गाड़ियों को स्टेशन पर रोका जाएगा। लोको पायलट और गार्ड को परिस्थिति की जानकारी दी जाएगी। रास्ते के सभी कांटों को सेट, क्लैंप और तालित किया जाएगा। उसके बाद लोको पायलट को निम्नलिखित अधिकार पत्र दिए जाएंगे, जैसे कि TD912, T409 सतर्कता आदेश। यहाँ पर हम बात करें जैसे कि स्वचालित ब्लॉक खंड में संचार के साधन उपलब्ध न हो और जब कुछ समय के लिए सभी सिग्नलों के खराब होने पर यातायात को गंभीर विलंब हो तो स्वचालित ब्लॉक पद्धति के अंतर्गत दो स्टेशनों के बीच जब कुछ समय के लिए सभी सिग्नल खराब होने पर निम्नलिखित साधनों में लाइन क्लियर प्राप्त नंबर होने पर स्टेशन से स्टेशन फिक्स टेलीफोन, रेलवे BSNL MTNL टेलीफोन, कंट्रोल फोन, VHF सेट। जिन सेक्शनों में सवारी गाड़ी चलती है वहां वह अकेले साधन के रूप में माना नहीं जाएगा। गाड़ियां निम्नलिखित पद्धति के अनुसार संचालित की जाएंगी। प्रभावित सेक्शन में गाड़ियों का संचालन विशेष अनुदेश के द्वारा निर्धारित लाइनों पर किया जाएगा। तो यहाँ स्वचालित ब्लॉक पद्धति में दोहरी लाइन सेक्शन पर जब एक लाइन अवरुद्ध हो तो गाड़ियों का संचालन किस तरीके से किया जाता है। जब स्वचालित ब्लॉक पद्धति में दोहरी लाइन खंड पर कोई एक लाइन किसी कारण से अवरुद्ध हो जाती है तो बची हुई एक लाइन से यातायात का संचालन किया जाता है, जिसे अस्थायी इकाई संचालन कहा जाता है। स्टेशन मास्टर सुनिश्चित करेगा कि TSL वर्किंग हेतु एक लाइन साफ है और यदि उसे लाइन के साफ होने में कोई संदेह है तो PWI से उस लाइन को साफ होने की सुरक्षा प्रमाण पत्र लिया जाएगा। TSL वर्किंग उन स्टेशनों के बीच में या उन लाइनों पर किया जाएगा जो विशेष अनुदेश के द्वारा इसके लिए निर्धारित की गई हों। ऐसा संचालन शुरू करने वाला स्टेशन मास्टर प्रभावित खंड के दूसरे शहर के स्टेशन मास्टर को प्राइवेट नंबर के आदान प्रदान के साथ एक निर्धारित संदेश देगा। गलत लाइन पर भेजी जाने वाली सभी गाड़ियों को स्टेशन पर रोका जाएगा और लाइन क्लियर लिया जाएगा। दूसरी तरफ का स्टेशन मास्टर गलत लाइनों में आने वाली गाड़ी को लाइन क्लियर तब तक नहीं देगा जब तक कि सही लाइन के प्रथम रोक सिग्नल और गलत लाइन के अंतिम रोक सिग्नल जो भी पहले पड़े उसके आगे कम से कम 180 मीटर दूरी तक लाइन साफ ना हो। गलत लाइन में जाने वाली सभी गाड़ियों को निम्नलिखित अधिकार पत्र दिए जाएंगे, जैसे कि TD602, TA912 की बात करें। TA912 क्या है? TA912 गलत लाइन में चलते समय बाजू वाली लाइन के सिग्नल जो लागू नहीं हैं उनका विवरण रहेगा तथा अर्ध स्वचालित गेट और हस्तचलित रिले रोक सिग्नल को तभी ऑन स्थिति में पार करने के बारे में लिखा जाएगा जब वहां कोई वर्दीधारी रेल कर्मचारी हाथ सिग्नल दिखाए। गलत दिशा में TSL में जाने वाली पहली गाड़ी की लोको पायलट के द्वारा रास्ते के गेट मैन और गैंगमैन को सूचित किया जाएगा। TSL में गलत दिशा में जाने वाली प्रत्येक गाड़ी की और सही दिशा की पहली गाड़ी की गति अधिकतम 25 किलोमीटर पर आवर रहेगी। अगले स्टेशन पर पहुंचते समय लोको पायलट सही लाइन के प्रथम रोक सिग्नल या गलत लाइन के जिस पर गाड़ी चल रही है अंतिम रोक सिग्नल जो भी पहले पड़े वहां अपनी गाड़ी खड़ी करेगा और एक लगातार लंबी सीटी बजाएगा और स्टेशन मास्टर रास्ते के सभी कांटों के सेट, क्लैंप लॉक करने के बाद एक पॉइंट्समैन को गाड़ी रुकने के स्थान पर भेजेगा तो गाड़ी स्टेशन तक पायलट करके लाएगा। पूरी तरह से गाड़ी आने के बाद स्टेशन मास्टर प्राइवेट नंबर देकर के सेक्शन क्लियर करेगा। सही लाइन पर चलने वाली प्रत्येक पहली गाड़ी को गलत लाइन पर चलने वाली गाड़ी के अनुसार चलाया जाएगा।
और उसके बाद वाली गाड़ी को अगले स्टेशन मास्टर से अनुमति प्राप्त करने के बाद स्वचालित सिग्नलों के संकेतों पर भेजा जा सकता है। लेकिन सही लाइनों सही लाइनों की गाड़ियों के लिए स्टेशन का अंतिम रोक सिग्नल ऑन स्थिति में रखा जाएगा और उसे पार करने के लिए अधिकार पत्र दिया जाएगा। प्रभावित स्टेशनों पर गाड़ियों का विवरण टीएसआर में लिखा जाएगा। इंजीनियरिंग विभाग के निरीक्षक के द्वारा ऐसा प्रमाण पत्र मिलने पर ही कि अवरुद्ध लाइन अब साफ है, यातायात के लिए सुरक्षित है, स्टेशन मास्टर दूसरी ओर के स्टेशन मास्टर को प्राइवेट नंबर के आदान प्रदान के साथ यह सूचना देगा और कंट्रोलर से विचार विमर्श करके निश्चित करेगा कि किस गाड़ी के जाने के बाद सामान्य संचालन शुरू किया जाएगा। फिर टीएसआर में टीएसएल वर्किंग प्रारंभ होने का और समाप्त होने का समय लिखा जाएगा। टी1 रिकॉर्ड की जांच करेंगे और अपनी रिपोर्ट 7 दिन में डीआरएम को प्रस्तुत करेंगे। यहाँ पर ध्यान देंगे कि पूर्ण ब्लॉक पद्धति में टीएसएल के दौरान केवल पहली गाड़ी की गति 25 किलोमीटर पर आवर होती है, जबकि स्वचालन ब्लॉक पद्धति में टीएसएल के दौरान गलत दिशा में बहती गाड़ी की गति 25 किलोमीटर पर आवर होती है। फिर बात करते हैं हम दुर्घटना की। दुर्घटना की हम बात करें, दुर्घटना एक्सीडेंट AM 104 ऐसी कोई भी घटना जिसमें रेल पथ, रेल इंजन, चल स्टॉक, स्थायी ढांचों को क्षति पहुंचती है या क्षति पहुंचने की संभावना होती है, या ऐसी कोई घटना जिसमें किसी व्यक्ति की जान को खतरा पहुंचता है या खतरा पहुंचने की संभावना होती है, अथवा ऐसी घटना जिससे रेल संचालन में बाधा पहुंचती है या बाधा होने की संभावना होती है, तो दुर्घटना कहते हैं। सांख्यिकी के लिए दुर्घटनाओं का वर्गीकरण श्रेणी ए से श्रेणी आर में किया जाता है, जिसमें आई और ओ शामिल नहीं है। दुर्घटनाओं का वर्गीकरण। दुर्घटनाओं के वर्गीकरण हम देखें, गाड़ी की दुर्घटना, यार्ड की दुर्घटना हो सकती है, सांकेतिक दुर्घटना, उपस्कर खराबी हो सकती है, सांकेतिक दुर्घटना उपस्कर खराब हो सकते हैं, असाधारण घटनाएं हो सकती हैं। गाड़ी दुर्घटना में परिणामी गाड़ी दुर्घटना या अन्य गाड़ी दुर्घटना हो सकती है, और सांकेतिक दुर्घटना उपस्कर खराब में निवारित टक्कर हो सकती है, ब्लॉक नियमों का उल्लंघन हो सकता है, रोक सिग्नलों को ऑन में पार करना हो सकता है, टक्कर हो सकती है, आग लग सकती है, संपार वाली दुर्घटना हो सकती है, डीरेलमेंट हो सकता है, और विविध घटनाएं यहाँ पर आ जाती हैं। गाड़ी दुर्घटना की बात करें, ऐसी दुर्घटना जिसमें एक गाड़ी शामिल होती है गाड़ी दुर्घटना कहलाती है। गाड़ी दुर्घटनाएं दो प्रकार की होती हैं। परिणामी गाड़ी दुर्घटना की बात करते हैं। परिणामी गाड़ी दुर्घटना और अन्य गाड़ी दुर्घटना आ जाती है। परिणामी गाड़ी दुर्घटना ऐसी गाड़ी दुर्घटना शामिल है जिसमें निम्नलिखित किसी भी एक या अधिक परिणाम हुए हों, जैसे किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई हो, मानवीय चोट पहुंची हो, रेल संपत्ति का नुकसान हुआ हो। फिर ये रेल यातायात में बाधा। रेल यातायात में बाधा जैसे निम्नलिखित घटनाओं को परिणामी गाड़ी दुर्घटना कहा जाता है। जैसे टक्कर है, टक्कर में A1 से A4 श्रेणी के सभी मामले, आग में V1 से V4 श्रेणी के सभी मामले, संपार में C1 से C4 श्रेणी के सभी मामले, डीरेलमेंट में D1 से D4 श्रेणी के सभी मामले, विविध में E1 श्रेणी के अंतर्गत सभी मामले।
अन्य गाड़ी दुर्घटनाओं की बात करें, अन्य गाड़ी दुर्घटनाओं में वे सभी शेष गाड़ी दुर्घटनाएं जो परिणामी गाड़ी दुर्घटना की परिभाषा में शामिल नहीं है उनको अन्य गाड़ी दुर्घटनाएं कहा जाता है। जैसे यार्ड दुर्घटना की बात करें, यार्ड में होने वाली वे सभी दुर्घटनाएं जिनमें गाड़ी शामिल नहीं है उनको यार्ड दुर्घटना कहा जाता है। जैसे A5, B7, C9, D6 श्रेणी के अंतर्गत वर्णित सभी मामले शामिल हैं। सांकेतिक दुर्घटना की बात करें, यह वास्तव में घटित होने वाली दुर्घटना नहीं है बल्कि संभावित खतरे हैं। इसमें किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं होता है लेकिन दुर्घटना घटित होने का आभास होता है। इसमें निवारित टक्कर, ब्लॉक सेक्शन नियमों का उल्लंघन, लोको पायलट के द्वारा खतरा सिग्नल पार करने के मामले। निवारित टक्कर की बात करें, किसी व्यक्ति या व्यक्तियों की सतर्कता के कारण ब्लॉक सेक्शन में या स्टेशन सीमा में गाड़ी और गाड़ी के बीच और गाड़ी और अवरोध के बीच होने वाली टक्कर बच जाए तो ऐसी घटना को निवारित टक्कर कहते हैं। इसका वर्गीकरण F में किया गया है। निम्नलिखित घटनाओं को निवारित टक्कर नहीं माना जाएगा, जैसे कि स्टेशन सीमा के बाहर जो घटनाएं होती हैं, पूरी तरह से गाड़ी रुक जाने के बाद गाड़ी और गाड़ी या अवरोध के बीच की दूरी 400 मीटर या 400 मीटर से अधिक हो तो। स्टेशन सीमा में जब गाड़ी और गाड़ी के बीच और गाड़ी और अवरोध के बीच कोई रोक सिग्नल ऑन स्थिति में हो तो लोको पायलट के द्वारा उसका पालन किया जाएगा। ब्लॉक नियमों का उल्लंघन निम्नलिखित परिस्थितियों को ब्लॉक नियमों का उल्लंघन माना जाएगा जिसका वर्गीकरण G में किया जाता है। जैसे कि गाड़ी का ब्लॉक सेक्शन में बिना प्रस्थान प्राधिकार के प्रवेश करना, गाड़ी का ब्लॉक सेक्शन में बिना उचित प्रस्थान प्राधिकार के प्रवेश करना, गाड़ी का गलत लाइन में प्रवेश कर जाना, गाड़ी का कैच साइडिंग और स्लिप साइडिंग और सैंड हम्प में प्रवेश करना, लोको पायलट के द्वारा खतरा सिग्नल ऑन स्थिति में पार करना, सवारी गाड़ी के द्वारा खतरा सिग्नल बिना उचित प्राधिकार के पार करना, सवारी गाड़ी के अलावा अन्य गाड़ी के द्वारा खतरा सिग्नल बिना उचित प्राधिकार के पार करना। लोको पायलट के द्वारा खतरा सिग्नल ऑन स्थिति में पार करने के कारण हम देखें कि गाड़ी में अपर्याप्त मात्रा में ब्रेक पावर होना, लोको पायलट के द्वारा सिग्नल के संकेत का पालन न करना, लोको पायलट के द्वारा रनिंग रूम में या अपने आवास में पर्याप्त आराम नहीं कर पाना, गति का अधिक होना, ओवर स्पीड, अति आत्मविश्वास, ओवर कॉन्फिडेंस, कार्य के अधिक घंटे, ओवर वर्किंग आवर्स, उचित समय से ब्रेक न लगाना और ब्रेक ना लग पाना, सिग्नल का न्यूनतम दस्ता दूरी से दिखाई नहीं देना, सिग्नलों को सही तरह से न पुकारना, सिग्नलों के पास तेज प्रकाश और इंजन में खराबी। उपस्कर खराबी की बात करें, कोई उपकरण खराब माना जाएगा यदि जब वह निर्धारित समय सीमा के अंदर निर्धारित कार्य करने के योग्य न हो, अर्थात इंजन, चल स्टॉक, रेल पथ, OHE, SNT आदि खराब हो जाना इसमें शामिल है। इसका वर्गीकरण JKLM के अंतर्गत किया जाता है। असामान्य घटनाओं की बात करें, इसमें कानून और व्यवस्था से संबंधित, प्राकृतिक आपदा से संबंधित वे मामले आते हैं जिनके परिणाम स्वरूप गाड़ी दुर्घटना नहीं हुई हो। इसका वर्गीकरण NPQR में किया जाता है। गंभीर दुर्घटना की बात करें, गंभीर दुर्घटना में क्या होता है, ऐसी दुर्घटना जो किसी यात्री गाड़ी के साथ हुई हो या यात्री गाड़ी के द्वारा हुई हो जिसमें किसी यात्री की मृत्यु हो गई हो या किसी यात्री को IPC की धारा 320 के अंतर्गत गंभीर चोट लगी हो या रेल संपत्ति को 2 करोड़ रुपए से अधिक का नुकसान हुआ हो, अथवा ऐसी कोई दुर्घटना जिसकी जांच CRS की राय में CRS द्वारा होनी चाहिए उसकी गंभीर दुर्घटना कहते हैं। अपवाद की बात करें, अनाधिकृत रूप से लाइन पार करते समय स्वयं की लापरवाही से यदि कोई व्यक्ति घायल हो जाता है या मर जाता है तो स्वयं की लापरवाही से कोई व्यक्ति घायल हो जाता है या मर जाता है तो ऐसे मामले को गंभीर दुर्घटना नहीं माना जाएगा। रेल कर्मचारी अथवा वैध टिकट पास वाले व्यक्ति गार्ड के फुटपाथ, छत अथवा बफर पर यात्रा करते समय उनकी मृत्यु हो जाती है या वे घायल हो जाते हैं अथवा संपार पर गाड़ी के द्वारा कुचल जाने के मामले गंभीर दुर्घटना में नहीं कहलाएंगे। संपार की ऐसी दुर्घटना जिसमें न कोई व्यक्ति मरा है न ही किसी को घातक चोट लगी है, लेकिन यदि CCRS और CRS की राय में उनकी जांच होनी है
तो ऐसी दुर्घटना को गंभीर दुर्घटना माना जाएगा। आईपीसी की धारा 320 में वर्णित घातक चोटें: किसी एक आंख की दृष्टि का नष्ट हो जाना, किसी की कान की सुनने की शक्ति का नष्ट हो जाना, हड्डी का टूट जाना, दांत का टूट जाना, जोड़ का सरक जाना, किसी अंग का स्थायी रूप से अलग हो जाना, नपुंसक हो जाना, स्थायी रूप से चेहरा विकृत हो जाना। ऐसी चोट जिसके कारण घायल व्यक्ति को 20 दिनों तक गहरी शारीरिक पीड़ा झेलनी पड़े और वह अपना सामान्य कार्य न कर सके। साधारण चोट की बात करें, किसी भी व्यक्ति को चोट को साधारण चोट माना जाएगा यदि वह दुर्घटना होने के बाद इन चोटों के कारण 48 घंटे के अंदर अपना दैनिक कामकाज करने में सक्षम हो जाए। घायल की बात करें, किसी रेल कर्मचारी को घायल माना जाएगा यदि चोट लगने के कारण वह 48 घंटे की अवधि तक काम पर वापस ना आ सके। दुर्घटना के समय लोको पायलट, सहायक लोको पायलट के कर्तव्य: जैसे ही लोको पायलट, सहायक लोको पायलट को दुर्घटना का पता लगता है वे तुरंत निम्नलिखित कार्यवाही करेंगे। फ्लैशर लाइट: इंजन के फ्लैशर लाइट को ऑन कर दिया जाएगा, हेडलाइट को बंद कर दिया जाएगा। यदि फ्लैशर लाइट कार्यरत ना हो तो हेडलाइट का प्रयोग फ्लैशर लाइट की तरह किया जाएगा। सीटी: सामने से आने वाली गाड़ी के लोको पायलट को खतरे की जानकारी देने और सावधान करने के लिए बार बार खतरे की छोटी सीटी बजाएगा। बचाव की बात करें, GR 6.03 और SR 6.03 के मन के अनुसार पहले बाजू वाली लाइन और बाद में अपनी लाइन का बचाव करेगा। उपलब्ध साधनों से गार्ड को सूचित करेगा। सूचना देना: उपलब्ध साधनों के माध्यम से नियंत्रण कक्ष और स्टेशन मास्टर को दुर्घटना की जानकारी देगा। तकनीकी सावधानियां: गाड़ी को सुरक्षित रखने के लिए सभी आवश्यक तकनीकी सावधानियां बरतेगा जिससे गाड़ी सुरक्षित रहे। मदद की बात करें, गार्ड को हर सहायता करेगा। इंजन चल स्टॉक को हुए नुकसान के आंकलन में, अपेक्षित सहायता के आंकलन में विशेष रूप से गार्ड की सहायता करेगा। अपघात प्रबंध, डिजास्टर मैनेजमेंट: अपघात प्रबंध क्या होता है? डिजास्टर मैनेजमेंट किसी भी होने वाली दुर्घटना से निपटने की रेल प्रशासन के द्वारा जो तैयारी की जाती है उसे ही अपघात प्रबंध कहते हैं। रेल प्रशासन का प्रथम उद्देश्य यह है कि जनता को दुर्घटना रहित सुरक्षित रेल यातायात उपलब्ध कराया जाए। इसके लिए लगातार प्रयास किए जाते रहे हैं। रेल प्रशासन का प्रथम उद्देश्य यह है कि वह जनता का रेल प्रशासन का प्रथम उद्देश्य यह है कि जनता को दुर्घटना रहित सुरक्षित रेल यातायात उपलब्ध कराया जाए। इसके लिए लगातार प्रयास किए जाते रहते हैं। नवीन प्रौद्योगिकी को रेल संचालन में समय समय पर शामिल किया जाता रहा है। साथ ही कर्मचारियों को अच्छा प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। प्रशिक्षण में कर्मचारियों को तनाव से मुक्त करने का प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है जिससे मानवीय भूल से होने वाली दुर्घटना पर अंकुश लगाया जा सके। लेकिन इन सबके बावजूद दुर्घटना की संभावना बनी रहती है। इसके लिए रेल प्रशासन ने दुर्घटना से शीघ्रतापूर्वक निपटने का प्रबंध पहले से ही कर रखे हैं जिसे अपघात प्रबंध कहते हैं। इसके अंतर्गत 150 से 200 किलोमीटर तक पर दुर्घटना राहत गाड़ी व मेडिकल वाहन की व्यवस्था, उस पर 24 घंटे स्टाफ तैयार रखना, निर्धारित समय के भीतर ही उसे रवाना करना, प्रत्येक रेल संचालन से जुड़ा कर्मचारी फर्स्ट एड में प्रशिक्षित होना, स्टेशन मास्टर और गार्ड के पास फर्स्ट एड बॉक्स का होना, स्टेशन मास्टर कार्यालय में महत्वपूर्ण स्थानीय प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारियों के फ़ोन नंबर, अस्पतालों के नाम, उनके फ़ोन नंबर, जिससे तुरंत उनको सूचना दे करके सहायता के लिए बुलाया जा सके आदि की व्यवस्था करना। अपघात प्रबंध के उद्देश्य: बाजू वाली लाइन का बचाव करना, दुर्घटना स्थल का बचाव करना, जान बचाना और यातनाएं कम करना, डाक संपत्ति, जन संपत्ति, रेल संपत्ति की रक्षा करना, दुर्घटना स्थल पर यात्रियों को सहायता करना और सांत्वना देना, दुर्घटना में फंसे हुए लोगों के लिए परिवहन की व्यवस्था करना, साक्ष्यों को सुरक्षित रखना, दुर्घटना के कारणों का पता लगाना, रेल यातायात को पुनः प्रारंभ करना। फिर है सायरन संकेत। तो हॉटर कोड क्या है? उन स्टेशनों पर जहां दुर्घटना राहत गाड़ी व मेडिकल वैन रखी गई है वहां सर्व संबंधों को दुर्घटना की सूचना एक साथ व तुरंत देने के लिए सायरन की व्यवस्था की जाती है।
दो हुटर दो हुटर जैसे होम स्टेशन पर दुर्घटना राहत गाड़ी ART, रोड मोबाइल ART की आवश्यकता होने पर। तीन हुटर वाले हम देखें, बाहरी स्टेशन पर दुर्घटना राहत गाड़ी ART, रोड मोबाइल ART की आवश्यकता होने पर। चार हुटर की बात करें, होम स्टेशन पर मेडिकल वैन MRV और दुर्घटना राहत गाड़ी ART, रोड मोबाइल ART की आवश्यकता होने पर। पाँच हुटर में बात करें, बाहरी स्टेशन पर मेडिकल वैन MRV और दुर्घटना राहत गाड़ी ART, रोड मोबाइल ART की आवश्यकता होने पर। और एक लंबा हुटर है 90 सेकंड का। पिछला संदेश रद्द करने के लिए एक हुटर 45 सेकंड के लिए बजाया जाता है और दो हुटर के बीच में 5 सेकंड का विराम रखा जाता है जिससे अंतर स्पष्ट सुनाई दे, और 5 मिनट के बाद हुटर कॉर्ड दोहराए जाएंगे। दुर्घटना राहत गाड़ी निकालने का समय क्या है? ART एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन, ART एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन है, दिन में 30 मिनट, रात में 45 मिनट। चिकित्सा राहत वैन का निकलने का समय MRV मेडिकल रिलीफ वैन, एक निकासी वाली लाइन से सिंगल एग्जिट 20 मिनट, दो निकासी वाली लाइन से डबल एग्जिट 15 मिनट। दुर्घटना राहत गाड़ी को संचालन के दौरान अन्य सभी गाड़ियों से अधिक प्राथमिकता दी जाएगी। नेक्स्ट हम देखें, चिकित्सा राहत वैन MRV को दुर्घटना राहत गाड़ी से भी अधिक प्राथमिकता दी जाएगी। दुर्घटना राहत गाड़ी एवं मेडिकल वैन को अपने निर्धारित समय के अंदर ही रवाना कर देना चाहिए। गार्ड के लिए दुर्घटना राहत गाड़ी को विलंबित नहीं किया जाएगा, बल्कि T1 और TI और LI को गाड़ी को लेकर जाएंगे। बाद में गार्ड भेजने की व्यवस्था की जाएगी। दुर्घटना की कवायद मॉक ड्रिल की बात करें, यह सुनिश्चित करने के लिए कि दुर्घटना के समय ARME और सहायता गाड़ियों को दुर्घटना स्थल पर ले जाने में शामिल सभी कर्मचारी तत्पर हैं, उन्हें दुर्घटना होने पर उन्हें क्या करते हैं भली भांति परिचित हैं, उनका जांच करने के उद्देश्य से 3 महीनों में एक बार मॉक ड्रिल का आयोजन किया जाता है। और यदि इस अवधि में कोई दुर्घटना नहीं हुई हो, मंडल रेल प्रबंधक व्यक्तिगत आदेश से या ADRM, SR, DSO के प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण में मॉक ड्रिल आयोजन किया जाता है। गाड़ी में आग लगना। गाड़ी में आग लगना क्या होता है? लोको पायलट गार्ड को जैसे ही गाड़ी में आग लगने का पता चले तो वे तुरंत गाड़ी खड़ी करेंगे और चलते वाहनों को अन्य वाहन से अलग करेंगे, उनका पालन करेंगे। आग को बुझाने के लिए अविलंब सभी प्रयास करने चाहिए। यदि आवश्यक हो तो फ्लैशर लाइट ऑन कर दिया जाएगा और जिस स्थान पर आग लगने का पता चलता है, यदि वहां से थोड़ी दूर पर पानी उपलब्ध है या यदि उस स्थान तक जलते वाहन को ले जाना सुरक्षित समझा जाए तो ऐसा किया जा सकता है। यथासंभव जलते वाहन को तब तक आगे नहीं ले जाना चाहिए जब तक कि अन्य वाहनों से उन्हें अलग ना कर दिया जाए। इसके अलावा जलते वाहन में लदे माल पर विचार करना चाहिए। ऐसे मामलों में गाड़ी के लोको पायलट एवं गार्ड को अपने विवेक के अनुसार कार्यवाही करनी चाहिए। जब सवारी गाड़ी में आग लगने का पता चलता है तो सबसे पहले यात्रियों को और फिर डाक सामग्री को बचाने का प्रयास करना चाहिए। यदि विद्युत इंजन में आग लग जाए तो लोको पायलट को पेंटोग्राफ नीचे कर लेना चाहिए। विशेष प्रकार के अग्निशमन यंत्रों का प्रयोग करके आग बुझानी चाहिए। रेत का प्रयोग करना चाहिए। किसी कर्षण बिजली उपकरण के किसी भाग में आग लगने पर यदि प्रभावित भाग वितरण प्रणाली से अपने आप अलग नहीं हुए हों तो उसे वितरण प्रणाली में अलग कर देना चाहिए, लेकिन ऐसा न हो
तो उसे तुरंत टीआरसी को इसकी सूचना देनी चाहिए। मास्टर कंट्रोल के दस्ते को ऑफ और सभी सर्किट ब्रेकरों को ट्रिप कर देना चाहिए। स्टेशन मास्टर प्रभावित सेक्शन में गाड़ी जाना रोक देगा। यदि विद्युतीकृत क्षेत्र में आग लग जाती है तो उसे बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड की आवश्यकता हो तो उसे तब तक काम प्रारंभ नहीं करने दिया जाएगा जब तक कि आग के समीपवर्ती सभी बिजली उपकरणों को बिजली रहित नहीं कर दिया जाए। यदि कोई कर्मचारी यह देखे कि ट्रैक्शन बिजली उपकरण में या उसके बगल के किसी स्थान में आग लगी है तो वह आग बुझाने का प्रयास करेगा, लेकिन वह आपातकालीन टेलीफोन पर टीपीसी या नज़दीकी स्टेशन मास्टर या स्विचमैन को तत्काल इस बात की सूचना देगा। फिर हम बात देखते हैं फ्लैट टायर। फ्लैट टायर की बात करें, फ्लैट टायर क्या होता है? यदि इंजन या वाहन का पहिया ब्रेक वाइंडिंग, ब्रेक ब्लॉक रिलीज ना होने या किसी अन्य परिस्थिति के कारण रेल पथ पर घुसने के बजाय घिसटता जाता है तो एक समय के पश्चात पहिए में उस स्थान पर चमटापन आ जाता है और इसे फ्लैट टायर कहते हैं। ब्रेक ब्लॉक रिलीज होने के पश्चात जब यह वाहन रेल पथ पर घुसता है तो हथौड़े जैसी आवाज़ करता है और न केवल स्वयं को बल्कि रेल पथ का भी गंभीर नुकसान करता है। ऐसे वाहन को तुरंत रोका जाएगा और लोको पायलट, गार्ड और स्टेशन मास्टर के द्वारा गाड़ी की जांच की जाएगी। फ्लैट टायर की अनुमति सीमा, जैसे कि हम बात करें, इंजन सभी प्रकार के हैं, जैसे 50 mm के, कोचिंग वाहन 50 mm के और माल डिब्बा और वैगन है 60 mm के हैं। यदि फ्लैटनेस की मात्रा उपरोक्त से अधिक हो तो उसे फ्लैट टायर माना जाएगा। ब्लॉक सेक्शन में पता चलने पर अधिकतम 20 किलोमीटर की गति से सेक्शन क्लियर किया जाएगा और अगले स्टेशन पर डिटैच किया जाएगा। नेक्स्ट हम देखें ऊपरी उपस्कर ओएचई ट्रैपिंग क्या है। ऊपरी उपस्कर ओएचई ट्रैपिंग क्या है? यदि दोहरी लाइन खंड पर किसी एक लाइन के ऊपरी उपस्कर में खराबी का पता चलता है तो कर्षण शक्ति नियंत्रक टीपीसी और इस फॉल्टी सेक्शन की पहचान कर इसे आइसोलेट करेगा तथा अप्रभावित लाइन को भी बंद कर देगा। फॉल्टी सेक्शन की अप्रभावित लाइन पर दिन में 60 किलोमीटर पर आवर और रात में 30 किलोमीटर पर आवर अधिकतम गति की सतर्कता आदेश दिया जाएगा और बाजू वाली लाइन पर असामान्यता का पता लगा करके इसकी सूचना अगले मास्टर को लोको पायलट के द्वारा दी जाएगी। और यदि फॉल्टी सेक्शन की अप्रभावित लाइन पर गाड़ी प्रवेश कर चुकी हो तो लोको पायलट के द्वारा संपर्क करने पर कर्षण शक्ति नियंत्रक के द्वारा उपरोक्त गति का पालन करने और उपरोक्त कार्य करने की सूचना दी जाएगी। तत्पश्चात ओएचई सप्लाई शुरू किया जाएगा। लोको पायलट निर्धारित गति का पालन करते हुए न केवल अपनी लाइन पर बल्कि बाजू वाली लाइन को भी देखता जाएगा और इसकी सूचना अगले स्टेशन के स्टेशन मास्टर को देगा। लोको पायलट की सूचना के अनुसार आगामी गाड़ियों को चलाया जाएगा। यदि सेक्शन से ऊपरी उपस्कर में अल्पकालिक ट्रिपिंग होती है तो लोको पायलट सामान्य कर्षण फिर से लेगा और निकटतम लाइन पर अवरोध के लिए चौकस नज़र रखेगा और इसलिए जानकारी गार्ड को देगा। गार्ड और सहायक लोको पायलट अपनी गाड़ी पर असामान्यता का पता लगाने हेतु चौकस निगाहें रखेंगे।
यदि ऊपरी उपस्कर में लगातार टेंशन ना हो तो लोको पायलट तुरंत फ्लैशर लाइट ऑन कर देगा, गाड़ी को नियंत्रित करेगा रात में अधिकतम 60 किलोमीटर पर आवर ताकि किसी अवरोध के पहले रुक सके, और अपनी गाड़ी को प्रथम आपात सॉकेट के पास खड़ा करके कर्षण शक्ति नियंत्रण से संपर्क करेगा, उसके निर्देशानुसार कार्य करेगा। यदि कर्षण शक्ति नियंत्रण में तत्काल संपर्क न हो सके तो सहायक लोको पायलट को गार्ड के साथ गाड़ी की जांच करने भेजेगा। यदि गाड़ी में कोई असामान्य बात दिखाई देती है तो सहायता अपेक्षित हो तो उपलब्ध साधनों से खंड नियंत्रक को सूचित किया जाएगा और उसके निर्देशानुसार कार्य करेंगे। यदि गाड़ी में कोई असामान्य बात दिखाई ना दे तो वह फ्लैशर लाइट ऑफ कर देगा। यदि इस दौरान ऊपरी उपस्कर में टेंशन आ जाता है तो लोको पायलट सामान्य कर्षण प्रारंभ करेगा और दिन में 60 किलोमीटर पर आवर और रात में 30 किलोमीटर पर आवर अधिकतम गति से सेक्शन क्लियर करेगा और अगले स्टेशन मास्टर को सूचित करेगा। फिर है हमारा परिचालन विभाग में सूचना प्रौद्योगिकी। माल परिचालन सूचना प्रणाली, फ्राइट ऑपरेशन इंफॉर्मेशन सिस्टम। भारतीय रेल एक वर्ष में 900 मिलियन टन माल की ढुलाई करती है। भारतीय रेल के राजस्व का 2/3 हिस्सा मालगाड़ियाँ कमाती हैं, उन्हें रेलवे का राजस्व अर्जक कहा जाता है। रेलवे द्वारा मुख्य रूप से ढोई जाने वाली वस्तुएं कोयला, लोहे, अनाज, लोहे और स्टील और सीमेंट और पेट्रोलियम उत्पाद। उर्वरक और कंटेनरों में सामान है। विभिन्न प्रकार की वस्तुओं के स्थानांतरण की आवश्यकताओं को हैंडल करने के लिए विशिष्ट डिब्बे हैं। यात्री गाड़ियों के विपरीत मालगाड़ियाँ एक नियत शेड्यूल के अनुसार नहीं चलती, इसलिए माल परिचालन की अति सूचना गहन गतिविधि बनाती है। इस सूचना के आधार पर प्रबंधक डिब्बों, इंजनों, क्रू और नेटवर्क पर मार्ग जैसे संसाधनों का इष्टतम उपयोग करने के लिए आवंटन की निर्णय निरंतर लेते रहेंगे और रियल टाइम सूचना अच्छे निर्णय लेने की अनुमति करती है, इसलिए प्रणाली के अंदर ही गतिशीलता के उच्च स्तर को सुनिश्चित करती है। माल परिचालन सूचना प्रणाली पहली परियोजना थी जिसे क्रिस ने आरंभ की और वास्तव में 80 के दशक के मध्य में क्रिस का सृजन इस प्रयत्न का परिणाम है और फायस ने डिब्बे, इंजनों और यूनिट गाड़ियों को गतिविधियों को ट्रैक और मॉनिटर करने के लिए एक अनुप्रयोग के रूप में शुरुआत की है। अब यह माल गाड़ियों के लिए एक पूर्ण प्रबंध मॉड्यूल है। इसके साथ बिल तैयार करने, राजस्व एकत्रित करने का भी हैंडल करना। भारतीय रेलवे को बेहतर डिब्बा उत्पादकता में भी इसके महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उद्देश्य यह है कि सूचना का प्रयोग उत्पादकता, ग्राहक सेवा को बढ़ाने में किया जाए ताकि तेज़ी से बढ़ रही अर्थव्यवस्था की आवश्यकता को पूरा किया जा सके। प्रबंधन की कार्य कुशलता बढ़ाने और परिचालन पर नियंत्रण रखने के लिए FOIS प्रणाली का उपयोग किया जा रहा है। ब्रॉड गेज पर इस पद्धति के द्वारा उच्च क्षमता वाले कंप्यूटर के माध्यम से परिचालन में तुरंत और सही सूचना के द्वारा माल भाड़ा परिचालन पर कुशल नियंत्रण रखने हेतु इस प्रणाली को अपनाया गया है। और इस प्रणाली के अंतर्गत एक विशाल कंप्यूटर जिसे सेंट्रल सिस्टम कंप्यूटर कहा जाता है, वह क्षेत्रीय रेलवे के कंप्यूटर और फील्ड टर्मिनलों के साथ जोड़ा जाता है जिससे उपलब्ध डेटा आसानी से हस्तांतरित किया जा सके। यह एक ऑनलाइन प्रणाली है और यह प्रणाली माल यातायात ग्राहकों को उनके प्रेषणों के परिवहन की तात्कालिक जानकारी देती है। यह इस प्रणाली को अधिकृत उपयोगकर्ता जैसे यार्डों में मुख्य यार्ड मास्टर, टी तथा कंट्रोल ऑफिस, CN आदि के द्वारा एरिया रिपोर्टिंग सेंटर,
एसजी तथा सीएस स्टॉक ट्रेन सीएच में डिप्टी सी एआरसी इंक्वायरी टर्मिनल के माध्यम से संचालित किया जाएगा। इस प्रणाली का नेटवर्क रेल के अपने स्वामित्व के लिए ओएफसी डिजिटल चैनलों और बीएसएनएल में किराए पर लिए गए टेरेस्ट्रियल और वीसेट चैनलों के द्वारा संचालित किया जा रहा है। मालगाड़ियों के संचालन की निगरानी करने के अतिरिक्त बिजनेस के कॉम्प्लेक्स नियमों के आधार पर यह प्रणाली माल भाड़े व अन्य प्रभारों की गणना करती है, रेलवे रसीद सिपर दे बिल तैयार करती है। आज माल भाड़े के भुगतान की इलेक्ट्रॉनिक वसूली प्रतिदिन 100 करोड़ के एक महत्वपूर्ण आंकड़े तक पहुंच गई है और इस प्रणाली में भेजे गए माल के ट्रैकिंग और ट्रेसिंग और एंड उपयोगकर्ता के लिए सूचना के प्रकाशन की क्षमता रखते हैं। अधिक पारदर्शिता लाने के लिए भारतीय रेलवे ने प्राथमिकता नियमों, परिचालनिक प्रतिबंधों, वाणिज्यिक करारों के आधार पर चुनिंदा वस्तुओं के लिए ग्राहकों को रेक के ऑटोमेटिक आवंटन की शुरुआत की है। मुख्य ग्राहकों को यह सेवाएं उनकी लीगेसी प्रणालियों के साथ फोयस को इंटीग्रेट करने के दी जा रही है। वर्तमान में लगभग 10,000 लोगों, 2.5 लाख वैगनों और 3500 मालगाड़ियों की प्रतिदिन मॉनिटरिंग इसके माध्यम से की जा रही है। यह प्रणाली 2 मॉड्यूल में विकसित की गई है, रैक मैनेजमेंट सिस्टम, टर्मिनल मैनेजमेंट सिस्टम। रैक मैनेजमेंट सिस्टम आरएमएस है। इस सिस्टम के अंतर्गत 2 मुख्य कार्य किए जाते हैं। वे इस प्रकार हैं: लोड प्लानिंग, ट्रेड ऑर्डरिंग, रैक फॉर्मेशन, ट्रैक आगमन प्रस्थान की जानकारी, इंटरचेंज फोरकास्ट, डाइवर्सन, लोड स्टेबलिंग, ट्रेन डिटेंशन और प्री डिपार्चर ट्रेन डिटेंशन। फिर है बीपीसी, क्रू डिटेल्स, लाइट इंजन मूवमेंट, पीस मील प्लेसमेंट और रिलीज पीसमेल सिक और फीड रिपोर्ट इत्यादि। टर्मिनल मैनेजमेंट सिस्टम, इसके अंतर्गत निम्नलिखित मुख्य कार्य किए जाते हैं, जैसे कि प्रोग्राम ट्रैफिक का नियोजन, डिमांड एंड फॉरवर्डिंग नोट, एडवांस रजिस्ट्रेशन फीस, प्रतिबंधों का विवरण, आरआर का बनना, भाड़े का गणना, वैगनों का रिमूवल, डैमरेज वारफेज की गणना, लोडिंग अनलोडिंग का विवरण, डाइवर्सन और रीबुकिंग, अकाउंट मेंटेनेंस, ई पेमेंट इत्यादि। एफओआईएस के लाभ की बात करें, एफओआईएस के क्या लाभ हैं? उपलब्ध संसाधनों का अधिकतम उपयोग, संसाधनों के मेंटेनेंस खर्चे में कमी, असंबंधित वैगनों जैसे कठिनाइयों पर नियंत्रण, दावों में कमी, रैकों पर नियंत्रण एवं निरंतर निगरानी, वास्तविकता के आधार पर निर्णय लेने में आसानी, रोलिंग स्टॉक की उपलब्धता पर नज़र रखने और इनके कुशलतम उपयोग करने में आसानी, गलतियों पर नियंत्रण के साथ साथ शीघ्र पारदर्शी कार्य संचालन, ग्राहकों को रैक की अग्रिम जानकारी मिलने के कारण नियोजन करने में आसानी से ग्राहकों की संतुष्टि, परिचालन की कुशलता बढ़ाने के लिए अत्यंत उपयोगी। फिर है एकीकृत कोच प्रबंधन प्रणाली। एकीकृत कोच प्रबंधन प्रणाली क्या है? ICMS। प्रतिदिन लाखों यात्री अपनी यात्रा की बुकिंग इस विश्वास के साथ करते हैं कि जब नियत दिन उसकी गाड़ी चलेगी तो वह डिब्बा लाएगी जिसमें उसके लिए स्थान होगा। प्रतिदिन उसकी इस अपेक्षा को पूरा करने के लिए भारतीय रेलवे को 50,000 डिब्बों को रेल पथ पर चलाने की आवश्यकता होती है। इससे वेडे फ्लीट की दक्षतापूर्वक डिप्लॉय करके रेलवे अपने यात्रियों के फायदे के लिए विघ्न निराशा की मात्रा को न्यूनतम करते हुए अति बाधा एवं सेवाएं चलाने में सक्षम हुई है। इस विस्तृत कार्य क्षेत्र को भली भांति संभालने के लिए यह आवश्यक हो जाता है कि परिसंपत्तियों को समय पर सर्विस और अनुरक्षण मिले। आवश्यकता के अनुसार मुद्रित रिपोर्टों में पिछले वर्षों के ऐतिहासिक रिकॉर्ड एवं अधिकारी के मोबाइल फ़ोन पर मिनट तक की सूचना दे सके। एकीकृत कोच प्रबंधन प्रणाली हूबहू ऐसा ही है, इससे भी अधिक करती है और इसके 3 मॉड्यूल हैं जो प्रबंधकों को व्यापक अवलोकन देते हैं और उपलब्ध संसाधनों को शीघ्र पहचान और आवश्यकता के अनुसार उनके आवंटन को सरल बनाते हैं।
इसके प्रमुख मॉड्यूल COIS कोचिंग ऑपरेशन इंफॉर्मेशन सिस्टम, PAM पंक्चुअल एनालिसिस मॉड्यूल, कोच मेंटेनेंस मॉड्यूल है। कोचिंग परिचालन सूचना प्रणाली। कोचिंग परिचालन सूचना प्रणाली क्या है? यह मॉड्यूल योजना, यात्री सेवाओं के परिचालन का कार्य निष्पादन और निगरानी के लिए विस्तृत रियल टाइम सूचना उपलब्ध कराता है। चूँकि प्रणाली को योजनाओं की जानकारी है, अतः इसके लिए न्यूनतम डेटा इनपुट की आवश्यकता होती है और यह इनपुट भी आसान है, क्योंकि उपयोगकर्ता अपने यार्डों के वास्तविक प्रतिनिधित्व में पूरी तरीके से सवारी डिब्बों को ड्रैग और ड्रॉप कर सकता है। समय पालन विश्लेषण और निगरानी PAM। यह मॉड्यूल अपने आप ही नियंत्रित कार्यालय अनुप्रयोग COA में विलंब को उठा लेता है और रियल टाइम इंसॉल्ट को परिचालन की स्थिति में प्रदर्शित करता है। और यह प्रणाली ऑपरेटिव से लेकर के स्ट्रेटेजी तक प्रबंधन के सभी स्तरों के लिए सतत एवं सही रिपोर्ट उपलब्ध कराती है। चूँकि ICMS के पास अधिकांश संबंधों सूचना होती है, इसलिए यह गाड़ियों के समय पर चलने की निगरानी विश्लेषण करने के लिए भी महत्वपूर्ण स्थान निभाता है। कोच अनुरक्षण प्रबंधन मॉड्यूल CMMs। कोच अनुरक्षण प्रबंधन मॉड्यूल क्या होता है? इस मॉड्यूल को सवारी डिब्बों के अनुरक्षण को रिकॉर्ड करने और सुविधा और स्पेयर पार्ट्स इन्वेंट्री के प्रबंधन के लिए विकसित किया गया है। अलर्ट तैयार करना, सूचना के आदान प्रदान, मरम्मत के लिए चल स्टॉक के स्थापना का अनुरोध, सुपर्दगी और सेवा के लिए सवारी डिब्बों के प्रमाणन की पावती आदि के लिए यह परिचालन मॉड्यूलों के साथ पूर्णतः एकीकृत है। नियंत्रण कार्यालय अनुप्रयोग COA। भारतीय रेलवे पर गाड़ी परिचालन को 77 मंडल कार्यालयों में नियंत्रण कक्षों के द्वारा नियंत्रित एवं मॉनिटर किया जाता है। नियंत्रण कक्ष मंडल का नर्व केंद्र है। मंडल के अधिकार क्षेत्र में गाड़ियों की आवाजाही की प्रवाहिकता नियंत्रण कक्ष के संचालन की दक्षता पर निर्भर करती है। अपने कार्य की इसी प्रकृति के कारण नियंत्रण कार्यालय कभी भी बंद नहीं होते और दिन के सभी घंटों और सप्ताह के सभी दिनों में कार्य करते हैं। पारंपरिक ग्राफ बनाकर के गाड़ियों की कंट्रोलिंग को नियंत्रण कार्यालय अनुप्रयोग में बदल दिया गया है। इसमें गाड़ियों की मॉनिटरिंग की जाती है। गाड़ियों की आवाजाही को रियल टाइम में कैप्चर किया जाता है। शेड्यूल और बिना शेड्यूल की गाड़ियों की आवाजाही की योजना बनाई जाती है। कंप्यूटर सहायता प्राप्त इंटरफेस से नियंत्रित की जाती है। गाड़ी परिचालन से संबंधित सूचना प्रौद्योगिकी अनुप्रयोगों में नियंत्रण कार्यालय अनुप्रयोग नवीनतम परिवर्तन है। माल परिचालन सूचना प्रणाली के साथ COA से गाड़ी परिचालन से संबंधित सभी सूचना को कंप्यूटर से तैयार होने योग्य बना दिया गया है। यह वही अनुप्रयोग है जो राष्ट्रीय गाड़ी पूछताछ प्रणाली NTES को फीड करता है, जो यात्रियों को गाड़ी के चलने की अद्यतन सूचना उपलब्ध कराता है। भारतीय रेल का उद्देश्य ऐसी प्रौद्योगिकी उपकरणों के उपयोग के द्वारा परिचालन को अधिक बेहतर बनाना है, ताकि ऐसे शीघ्रतक डेटा कैप्चर एवं कुशल अनुप्रयोग संभव हो सके जो बेहतर योजना और पूर्व अनुमान साधन उपलब्ध करा सकें। इस अनुप्रयोग में गाड़ी परिचालन से संबंधित डेटा नियंत्रकों के द्वारा प्रविष्ट किया जाना अपेक्षित है, क्योंकि ये नियंत्रण बिंदुओं और स्टेशनों से सूचना प्राप्त करते हैं। यह अनुप्रयोग एक ही सेक्शन में गाड़ी की रनिंग चार्ट करता है और मंडल नेटवर्क का एक अंश एवं विभिन्न परिचालन प्रचालों के आधार पर अग्रिम पूर्वानुमान भी तैयार करता है और इसके बाद सूचना का निरंतर प्रवाह बनाए रखने के लिए गाड़ियों को उसकी वास्तविक गति के अनुसार वास्तव में आसन मंडल को सौंप दिया जाता है। इस अनुप्रयोग की मुख्य विशेषता में यदि अपेक्षित हो तो नियंत्रक के द्वारा गाड़ियों को क्रम में करने और सभी संभव मार्गों को देखना, गाड़ियों को दिशा मोड़ना, गाड़ियों को मार्ग दोबारा तैयार करना, इसका सामर्थ्य शामिल है। इस अनुप्रयोग में गाड़ी के संगठन के विवरण, क्रू, इंजन के विवरण को कैप्चर करने और देखने की सुविधा है। असामान्य घटना की रिपोर्टिंग के उपयोगकर्ताओं के अनुकूल इंटरफेस से इनेबल किया गया है और यहाँ एक चार्ट भी होता है जो लाइन अधिभोग, सतर्कता आदेश और असामान्य कार्य प्रणाली को दर्शाता है।
अनुप्रयोग का एक मुख्य घटक गाड़ियों के चलने का पूर्वानुमान करने और बहिर्वेशन करने की योग्यता है, जिससे नियंत्रक बेहतर योजना बना सकता है। और इस तथ्य के अतिरिक्त स्ट्रक्चर्ड MIS रिपोर्ट भी तैयार की जाती है और प्रबंधकीय पर्यवेक्षण के लिए चार्टों को प्रिंट किया जाता है। फिर COA को इस प्रकार डिजाइन किया गया है कि इसे किसी भी अन्य अनुप्रयोग के द्वारा इंटीग्रेट किया जा सकता है। राष्ट्रीय गाड़ी पूछताछ प्रणाली NTES, समय पालन विश्लेषण मॉड्यूल PAM और मालगाड़ी परिचालन सूचना प्रणाली सभी एक एंटरप्राइज अनुप्रयोग इंटीग्रेशन सॉफ्टवेयर के माध्यम से इंटीग्रेट किए हुए हैं। सॉफ्टवेयर सहायता प्राप्त गाड़ी शेड्यूलिंग। सॉफ्टवेयर सहायता प्राप्त गाड़ी शेड्यूलिंग SATSANG सत्संग है। ये बहुत से लोगों को रेलवे समय सारणी देखना बहुत आनंददायक लगता है, विशेषज्ञता जब वे रेल यात्रा पर जा रहे हैं। इसी मार्ग से गाड़ी जाती है। मार्ग में आने वाले स्टेशन, बहुत जाने माने या अनजाने समय और रोकने के स्थान, ये सभी गाड़ी की यात्रा के रोमांच के एक अंश हैं। समय सारणी देखना ठीक वैसा ही है जैसा नाविक के लिए तारों से भरी रात के आकाश को देखना। भारतीय रेल जैसे एक व्यस्त नेटवर्क के लिए किसी समय सारणी को तैयार करना बहुत ही चुनौतीपूर्ण कार्य है। क्षेत्रीय रेल पर क्षेत्रीय रेलों पर योजना बनाने वाले स्वतंत्र रूप में कार्य करते हैं। फिर ऑल इंडिया समय सारणी विकसित करने के लिए अन्य क्षेत्रीय रेल योजना बनाने वालों के सहयोग से कार्य करती हैं। समय सारणी के मुख्य उद्देश्य यह हैं कि यह यात्रियों के लिए सुविधाजनक हो, सिस्टम में चलने के लिए उपयुक्त हो। नई गाड़ी सेवाएं प्रारंभ करना, पुरानी में वृद्धि करना एक कला है और योजना बनाने वालों का एक चुनिंदा ग्रुप है इस कार्य में बहुत कुशल होता है। भारतीय रेल की बात करें, भारतीय रेलवे ने योजना बनाने की प्रक्रिया को सुगम बनाने के लिए सॉफ्टवेयर टूल प्रदान करने का निश्चय किया है। सॉफ्टवेयर सहायता प्राप्त गाड़ी शेड्यूलिंग और नेटवर्क गवर्नेंस परियोजना का ऐसा टूल सत्संग बनाने का कार्य सौंपा गया है कि संपूर्ण संसाधन आवंटन प्रक्रिया अब इस टूल द्वारा की जाएगी, जिससे और कुशल आवंटन होगा और समय सारणी को मजबूत बनाएगा। क्रू मैनेजमेंट सिस्टम। क्रू मैनेजमेंट सिस्टम CMS क्रू मैनेजमेंट सिस्टम की बात करें, CMS क्रू मैनेजमेंट सिस्टम CMS क्या होता है? रेलवे सूचना प्रणाली। केंद्र ने भारतीय रेलवे पर क्रू प्रबंधन प्रणाली लागू करने एक और उपलब्धि हासिल की है। क्रू, जिसमें लोको पायलट और गार्ड शामिल होते हैं, गाड़ियों को रनिंग और संरक्षा के महत्वपूर्ण संसाधन हैं। CMS क्रू के इन सदस्यों के बारे में हर वक्त सूचनाएं उपलब्ध कराता है, जिससे मालगाड़ियां और सवारी गाड़ियों पर और टर्मिनल और यार्डों तक सीमित छोटी दूरी के लिए क्रू की बुकिंग आसान हो जाती है। भारतीय रेलवे पर 24 घंटे गाड़ी परिचालन के लिए लगभग 1 लाख गार्ड और लोको पायलट हैं। भारतीय रेलवे पर 24 घंटे गाड़ी परिचालन के लिए लगभग 1 लाख गार्ड और लोको पायलट हैं। यह सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन जिसकी स्टेटस की जानकारी देकर उसकी ड्यूटी के आवंटन की रोस्टिंग करके
उसके होम स्टेशन पर क्रू की उपलब्धता की जानकारी देकर गाड़ियों पर क्रू को तैनात करके उनके दैनिक कार्यों को स्वचालित करता है। इसमें क्रू का प्रबंधन एवं बेहतर होता है। CMS को पारदर्शिता लाने और सूचनाओं को अधिक सटीकता के लिए विकसित किया गया है ताकि निर्णयकर्ता क्रू को नियंत्रित करने और उसके इष्टतम उपयोग के लिए प्रभावी निर्णय ले सके। यह सॉफ्टवेयर सिस्टम दिसंबर 2007 में प्रारंभ किया गया था। वर्तमान में 383 क्रू बुकिंग लॉबी पर इसे लागू किया जा चुका है। वर्तमान में CMS में 1,01,888 क्रू सदस्यों का डेटाबेस है, जो इस सिस्टम के द्वारा रोजाना 51,000 रुपये से अधिक क्रू सदस्य बुक किए जा रहे हैं। और इस प्रकार भारतीय रेलवे पर क्रू बुकिंग कंप्यूटराइज्ड हुई है। और इस सिस्टम की एक खास बात यह है कि क्रू एक टच स्क्रीन कियोस्क के माध्यम से सिस्टम पर इंटरएक्ट कर सकता है। इस सिस्टम में बायोमेट्रिक थंब इम्प्रेशन रीडर की व्यवस्था की जा रही है ताकि प्रॉक्सी रिपोर्टिंग की किसी संभावना को समाप्त किया जा सके। यह सिस्टम उपयोगकर्ता के लिए अत्यधिक अनुकूल है। क्रू की उपलब्धता की जानकारी मोबाइल फ़ोन पर तत्काल उपलब्ध कराने के लिए CMS के द्वारा SMS का इस्तेमाल किया जाता है। CMS SMS के माध्यम से क्रू बुकिंग भी उपलब्ध कराता है और सुधारात्मक कार्यवाही के लिए प्रबंधन पर्यवेक्षण से संबंधित स्टाफ की जानकारियाँ एवं अलर्ट्स उपलब्ध कराता है। इस प्रकार शीघ्र निर्णय लेने में सेल फोन की भूमिका महत्वपूर्ण हो गई है। यह पूरा सॉफ्टवेयर क्रिस के सॉफ्टवेयर इंजीनियरों के द्वारा क्रिस में ही विकसित किया गया है। अनारक्षित टिकट प्रणाली UTS। अनारक्षित टिकट प्रणाली क्या होती है? भारतीय रेलवे पर अनारक्षित यात्रा सुविधा का प्रयोग करते हुए प्रतिदिन 20 मिलियन यात्री सफ़र करते हैं। एक अनारक्षित टिकट इन यात्रियों को प्राधिकृत करता है, परंतु जैसे कि नाम से स्पष्ट है कि यदि कोई आरक्षित वर्थ या सीट नहीं देता है। यह टिकट किसी एक विशिष्ट गाड़ी सेवा के लिए भी नहीं है और इस सुविधा का उपयोग मुख्यतः नियमित रूप से आने जाने वाले और उपनगरीय यात्रियों द्वारा छोटी दूरियों के लिए किया जाता है और यह सीट सुनिश्चित होना आवश्यक नहीं है। कम आय समूह की लंबी दूरी की यात्रा करने वालों को भी यह उपलब्ध है और ग्रामीण क्षेत्रों को जिलों, शहरों और नगरों से जोड़ता है। अनारक्षित यात्रियों को दिन और रात के किसी भी समय टिकट जारी की जा सकती है, क्योंकि बुकिंग कार्यालय दिन में 24 घंटे, सप्ताह में 7 दिन खुलते हैं। अनारक्षित टिकटिंग प्रणाली UTS संपूर्ण भारतीय रेलवे पर केंद्रीकृत प्रशासित कंप्यूटराइज्ड टिकट प्रणाली उपलब्ध कराने का प्रयत्न करता है। आज 90% से अधिक अनारक्षित टिकटें इस प्रणाली के माध्यम से बेची जा रही हैं। देश के दूरवर्ती क्षेत्रों में टिकट व्यवस्था उपलब्ध कराने और सभी स्थानों पर निर्बाध सेवा प्रदान करने की योग्यता को भारत सरकार के द्वारा सराहा गया है और इसके प्रारंभिक डिजाइन और क्रियान्वयन के लिए उत्तरदायी क्रिस दल के साथ इस परियोजना को लोक प्रशासन में प्रधानमंत्री की उत्कृष्टता का पुरस्कार मिला है। यात्री आरक्षण प्रणाली PRS क्या होता है? भारतीय रेलवे में आरक्षित यात्रा करना यात्री आरक्षण प्रणाली कहलाती है। इसको सुगम हुआ है। PRS प्रतिदिन देश में भर में चलने वाली 2500 गाड़ियों में लगभग 1.5 से 2.2 मिलियन यात्रियों को आरक्षण की सेवाएं प्रदान करता है।
और पीआरएस का अनुप्रयोग कस्टन CONCRT कंट्री वाइड नेटवर्क ऑफ कंप्यूटराइज्ड एनहांस रिजर्वेशन एंड टिकटिंग विश्व का सबसे बड़ी ऑनलाइन आरक्षण उपयोग है। इसे क्रिस द्वारा विकसित एवं अनुरक्षित किया जा रहा है और यह प्रणाली वर्तमान में 5 डेटा केंद्रों से परिचालित होती है। सर्वर क्लस्टर एक कोर नेटवर्क के द्वारा एक दूसरे से जुड़े हुए जो देश भर में एक जैसे टर्मिनल इनेबल करते हैं, जिसके द्वारा यात्रा करने वाले लोग किसी भी गाड़ी में किन्हीं भी दो स्टेशनों के बीच किसी भी तिथि और श्रेणी में सीट आरक्षित कर सकते हैं। पीआरएस वेबसाइट को वर्ष 2009 में नागरिक केंद्रित सेवा श्रेणी में वेब रत्न प्लेटिनम आइकॉन पुरस्कार प्रदान किया गया था। राष्ट्रीय गाड़ी पूछताछ प्रणाली NTES राष्ट्रीय गाड़ी पूछताछ प्रणाली क्या है? हालांकि भारतीय रेल को समय पर गाड़ियां चलाने के लिए जाना जाता है और कई बार भारतीय रेलवे के नियंत्रण से बाहर के कारणों की वजह से गाड़ियां लेट हो जाती हैं, अपने प्रारंभिक स्टेशन से पुनः शेड्यूल की जाती हैं, निरस्त हो जाती हैं, किसी अन्य मार्ग की ओर मोड़ दी जाती हैं, जिसके परिणाम स्वरूप उसके नियत समय में वास्तविक आगमन प्रस्थान समय परिवर्तन हो जाता है। गाड़ी के चलने में होने वाले इन परिवर्तनों से रेल उपयोगकर्ता को होने वाली असुविधा से बचाने के लिए राष्ट्रीय गाड़ी पूछताछ प्रणाली NTES जनता को प्रत्येक रुकने वाले स्टेशन पर गाड़ी के आगमन प्रस्थान की संभावित समय, गाड़ी के शेड्यूल की सूचना, निरस्त गाड़ियों के बारे में सूचना, मार्ग परिवर्तित गाड़ियां और स्टेशन फॉर्म बॉथिंग की सूचना के बारे में सूचना उपलब्ध कराती है। फिर है NTES प्रणाली का मुख्य उद्देश्य लक्ष्य जनता को उपयोगकर्ता के अनुकूल इंटरफेस के माध्यम से समय पर विश्वस्त सूचना उपलब्ध कराना है। NTES के माध्यम से देश भर के विभिन्न डिलीवरी चैनलों और वेब ब्राउजिंग के द्वारा मोबाइल फ़ोन, लैंडलाइन फ़ोन के द्वारा वॉइस SMS भारतीय रेल के सभी स्टेशनों पर व्यक्तिगत माध्यम से अब जनता को यह सूचना सुविधापूर्वक और विस्तारपूर्वक उपलब्ध है। और NTES को ग्राहकों के लाभ के लिए PSU के द्वारा ICT के इनोवेटिव उपयोग के लिए 2010-11 का ई-गवर्नेंस का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। राष्ट्रीय गाड़ी पूछताछ प्रणाली NTES को कंप्यूटर वर्ल्ड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अवार्ड फाउंडेशन संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा प्रारंभ की गई कंप्यूटराइज्ड ऑनर प्रोग्राम में अंतिम दौर में पहुंचने वाला चुना गया है। एंटी कॉलिजन डिवाइस क्या होती है? एंटी कॉलिजन डिवाइस की बात करें एंटी कॉलिजन डिवाइस क्या है? ACD नेटवर्क एक पूर्णतः एक तनीकृत प्रणाली है जिसे ध्वनिक इलेक्ट्रो आते किसी भी रेलवे नेटवर्क पर मालगाड़ियों और सवारी गाड़ी दोनों की सुरक्षा को बढ़ाने के लिए और कम करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। एक गैर सिंगल प्रणाली या हम कह सकते हैं टक्कर है तो मानवीय भूलों या कुछ सीमाओं उपकरणों की खराबियों के कारण गाड़ी परिचालन में गाड़ियों की खतरनाक टक्करों को रोकती है। नेक्स्ट हम बात करें अतिरिक्त सुरक्षा उपलब्ध कराती है। गैर सिग्नल प्रणाली होने के कारण इसमें किसी भी वर्तमान सिग्नलिंग और इंटरलॉकिंग प्रणाली गाड़ी परिचालन की प्रणालियों को बदलने की आवश्यकता नहीं होती है। विश्व में सर्वप्रथम रक्षा कवच का उपयोग 19/10/1999 को कोंकण रेलवे के द्वारा किया गया है। टक्कर रोधी उपकरण जिसे रक्षा कवच के नाम से जाना जाता है
माइक्रो प्रोसेसर पर आधारित एक ऐसा ऑटोमेटिक नेटवर्क है जो टक्कर जैसी स्थिति मालूम पड़ते ही गाड़ी में ऑटोमेटिक ब्रेक लगाता है, टक्कर संबंधी दुर्घटनाओं को टालता है। रक्षा कवच टक्कर रोधी उपकरणों का एक नेटवर्क होता है जिसमें कुछ उपकरण जैसे मोबाइल, एसीडी इंजन, गार्ड के ब्रेक वेन और पश्तन और स्थिर सट्टे, संपार गेट और ईसीडी रिपीटर शामिल होते हैं। इसे रेल इंजनों, ब्रेक वाहनों, स्टेशन और संपार फाटकों पर लगाया जाता है। सभी ईसीडी वितरित नियंत्रित प्रणालियों के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। इस प्रकार के ये टक्कर को रोकते हैं। यह आवश्यक है कि दोनों गाड़ियों में जिसमें बीच टक्कर होने का खतरा है उस पर ईसीडी लगे होते हैं। ईसीडी मार्ग पर सभी ईसीडी जब 3 किलोमीटर दूरी पर होते हैं तो रेडियो संचार के जरिए सूचनाओं का आदान प्रदान होता है। मोबाइल ईसीडी स्थित अपने जीपीएस उपग्रह प्रणाली में इनपुट प्राप्त कर गाड़ी के स्थान, अवधि और समय को निर्धारित करते हैं। हम यूएचएफ मॉडम यात्रा गति का प्रयोग कर 3 किलोमीटर के दायरे में लगी हुई ट्रैक साइड एसीडी के ऑटोमेटिक ब्रेकिंग यूनिट के जरिए ब्रेकों को सक्रिय कर देती है। और हैजब की टक्कर होने जैसी ऐसी स्थिति का आभास होता है। ईसीडी सेक्शन में सामने की टक्कर पीछे से होने वाली रब्बल की टक्कर जबलिंग के कारण और गाड़ी विभाजन गति की टक्कर क्षेत्र में और होने वाली रेल पटरी पर उतरे डिब्बे की बगल की टक्कर गाड़ी पहुंचने की चेतावनी देकर फाटक खुला होने की स्थिति का पता लगाकर संपर्क कर सड़क वाहन के बाहर होने वाली टक्कर को रोकता है। यह उपकरण रोड उपयोगकर्ताओं को दृश्य सिर्फ जानकारी भी देता है जिससे संपार पर होने वाली दुर्घटनाओं को टालने में मदद मिलती है। लोको ईसीडी लोको पायलट को स्टेशन पर पहुंचने की चेतावनी भी देता है और इसके अलावा एसीडी पर उपलब्ध एएसओएस बटन का प्रयोग करके भी लोको पायलट गार्ड स्टेशन मास्टर किसी भी असामान्य स्थिति को पता लगाने पर गाड़ी को रोक सकते हैं। वर्तमान में इस उपकरण को कोंकण रेलवे, पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे में लागू किया जा चुका है और सफलतम कार्य कर रहा है। इसे भविष्य में पूरे भारतीय रेलवे के ब्रॉड गेज नेटवर्क पर लागू करने की योजना है। नेक्स्ट हम देखें लॉन्ग हॉल ट्रेन। लॉन्ग हॉल ट्रेन क्या है? मध्य रेलवे पर लॉन्ग हॉल ट्रेन चलाने के लिए संयुक्त प्रक्रिया आदेश जैसे कि दो रोक जैसे दो रैक जैसे कि 42 VCN, 58 VCNHL, 59 VUXN, 45 VACL, 50 VTFPN, 45 VRN, 45 WOST एक हुक में जोड़ करके लॉन्ग हॉल ट्रेन बनाया जाता है। इसका मार्शलिंग निम्नानुसार है जैसे 2 लोडेड रैक, 2 खाली रैक या 1 लोडेड और 1 खाली रैक। धारा कोहे मरामझरी तिड़ाप, चिचौड़ा, नागपुर मंडल, करासाय, त्रिपुरी, कर्जलोनवाला, मुंबई मंडल के संचार व्यवस्था भंग होने के दौरान सिवाय मध्य रेल के सभी ठिकानों पर चलाया जाएगा। लॉन्ग हॉल गाड़ियों के नाम के पहले प्रीफिक्स्ड पाइथन शब्द लगाया जाएगा और लाइन क्लियर मांगते समय स्टेशन मास्टर लॉन्ग हॉल के बारे में उल्लेख करेगा। लॉन्ग हॉल में एक रैक लोडेड, एक खाली रेड हो तो लोडेड रैक आगे और खाली रैक पीछे लगाया जाएगा। लॉन्ग हॉल गाड़ी का सुचारू रूप से संचालन के लिए अगला विद्युत लोको हो तो वह मल्टीपल लोको होगा जिसमें कम से कम कंप्रेसर ऑन होने चाहिए। दोनों रैकों के 5 के मध्य में एक लोको लगाया जाएगा ताकि जब लॉन्ग हॉल को विभाजन करना पड़े तब दोनों ट्रेन स्वतंत्र रूप से चल सके। आगे के लोको को आरबी और डीबी कार्यरत स्थिति में होना चाहिए। मध्य में लगे लोको को ब्रेक पाइप चार्ज करने की अनुमति नहीं है।
दो लोडेड व एक लोडेड को एक खाली रैक होने पर गाड़ी स्टार्ट करते समय मध्य का लोको पायलट पहले दो नॉच लेगा, उसकी पुष्टि आगे के लोको पायलट को देगा। उसके बाद आगे के लोको पायलट नॉच अप करते हुए मध्य के लोको पायलट को समन्वय बनाते हुए गाड़ी को रवाना करेगा। पाइथन को पुनः रवाना करने से पूर्व इंजन और ब्रेक यान में ब्रेक पाइप प्रेशर पुनः आ गया है सुनिश्चित किया जाएगा। पुनः रवाना करने से पहले लोको पायलट न्यूनतम 5 मिनट रिलीज टाइम सुनिश्चित करेगा। लॉन्ग हॉल गाड़ी का संचालन एक ही लाइन क्लियर पर किया जाएगा। सबसे पिछली ब्रेक यान पर टेल लैंप लगाया जाएगा और बीच में लगे ब्रेक यान पर टेल लैंप नहीं लगाया जाएगा। लॉन्ग हॉल गाड़ी का लॉन्ग हॉल गाड़ी का प्रभारी पिछले ब्रेक यान का गार्ड होगा। मध्य के ब्रेक यान में भी गार्ड रहेगा। यदि 8 पहिया ब्रेक यान उपलब्ध हो तो दोनों रैक के बीच में मार्शलिंग किया जाएगा, लेकिन दोनों पहिया ब्रेक यान हो तो दोनों को गाड़ी के पीछे जोड़ा जाएगा। लॉन्ग हॉल की अधिकतम गति दोनों रैकों में जिसकी गति कम हो लोअर ऑफ मैक्सिमम स्पीड के बराबर होगी, तथापि किलोमीटर 40 का उतार पर अधिकतम गति 1 से 100 होगी। लॉन्ग हॉल गाड़ियों में जोड़े गए दो रोके के लिए अलग अलग वैध बीपीसी होना चाहिए। सुरक्षित संचालन के लिए सीडब्ल्यू स्टाफ के द्वारा एयर प्रेशर कंटिन्यूटी सर्टिफिकेट जारी कर पिछले रैक के गार्ड दो गाड़ी का प्रभारी को दिया जाएगा। दो बीच के गार्ड और दोनों लोको पायलट को वॉकी टॉकी पर सूचित करेगा। लॉन्ग हॉल गाड़ी का प्रस्थान स्टेशन पर कम से कम 95%, मध्यवर्ती स्टेशन पर कम से कम 90% बीपीसी होना चाहिए। और सीडब्ल्यू कर्मचारी सभी सीडब्ल्यूसी की लॉकिंग सुनिश्चित करें। गाड़ी प्रस्थान से पूर्व वीवी प्रेशर इंजन में कम से कम 5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ब्रेक यान में 4.7 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर होना चाहिए। यदि इंजन पिछले ब्रेक यान में 4.7 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर प्रेशर बनाने में असमर्थ हो तो 4.4 kg प्रेशर आने पर संचालन की अनुमति दी जाएगी। ऐसे समय गाड़ी की अधिकतम गति किलोमीटर 45 होगी। लॉन्ग हॉल गाड़ी कार्य करने के लिए उस सेक्शन में पूर्ण रूप से परिचित एवं पर्याप्त अनुभवी ए तथा बी श्रेणी के लोको पायलट नामित किए जाएंगे। गाड़ी का गार्ड गाड़ी की शंटिंग के दौरान स्टेबल किए जाने पर पिछले हिस्से को रोल डाउन से बचाने के लिए हैंड ब्रेक लगा करके संरक्षा सुनिश्चित करेगा। लॉन्ग हॉल गाड़ी कर्मी दल को टॉकी दिया जाएगा और यह कार्य करने वाले वॉकी की 1.5 प्रदान करना संभव और लोको पायलट को गार्ड के बीच हाथ सिग्नलों का आदान प्रदान जहां टॉकी न हो उसको उपयोग किया जाएगा। संचालन के दौरान सेक्शन में यदि वॉकी टॉकी पर संपर्क स्थापित नहीं होता है तो लॉन्ग हॉल गाड़ी को अगले स्टेशन पर रोक दिया जाएगा, आगे संचालन नहीं किया जाएगा। खंड नियंत्रक के द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा कि लॉन्ग हॉल गाड़ी को थ्रू लाइन क्लियर दिया जाएगा ताकि पीछे की गाड़ियों का विलंब टाला जा सके। अब हम देखें यहाँ पर AAWS होता है एडवांस अप्रोच वार्निंग सिस्टम, ARME होता है एक्सीडेंट रिलीफ मेडिकल इक्विपमेंट, AWS ऑक्सिलरी वार्निंग सिस्टम, ACD एंटी कोलिजन डिवाइस, BPAC ब्लॉक प्रोवाइडिंग बाई एक्सल काउंटर, BPC ब्रेक पावर सर्टिफिकेट, CBC सेंट्रल बफर कपलर, CCRS चीफ कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी, CCRS होता है चीफ कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी, CRS नहीं होता CCRS होता है, CFTM चीफ फ्राइट ट्रांसपोर्टेशन मैनेजर,
फिर है CLW चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स, COA कंट्रोल ऑफिस एप्लीकेशन। फिर है CMPE चीफ मोटिव पावर इंजीनियर, COIS कोचिंग ऑपरेशन इंफॉर्मेशन सिस्टम, PCOM प्रिंसिपल चीफ ऑपरेशन मैनेजर, CPRO चीफ पब्लिक रिलेशन ऑफिसर, CPTM चीफ पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन मैनेजर, CRB चेयरमैन ऑफ रेलवे बोर्ड, CRS कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी, CRT कंटेनर रेल टर्मिनल, CSO चीफ सेफ्टी ऑफिसर और CTP CTMP चीफ ट्रांसपोर्टेशन मैनेजर पेट्रोलियम, CTPM चीफ ट्रांसपोर्टेशन प्लानिंग मैनेजर, CTWM चीफ टैंक वैगन मैनेजर, CONCOR कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, CMS क्रू मैनेजमेंट सिस्टम, DEMU डीजल इलेक्ट्रिकल मल्टीपल यूनिट, DFCCIL डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, DER डिसिप्लिन एंड एवरी रूल। DEMU डीजल इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट, DLW डीजल लोकोमोटिव वर्क्स वाराणसी, DMRC दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन, DPC डिपार्टमेंट प्रमोशनल कमेटी, DSC डबल स्टैक कंटेनर। DWSO डिविजनल वर्क स्टडी ऑफिसर, EOOT एंड ऑफ ट्रेन टेलीमेंट्री, FOCAO फाइनेंस एडवाइजरी एंड चीफ अकाउंट ऑफिसर, FOIS फ्राइट ऑपरेशन इंफॉर्मेशन सिस्टम, RMS रेक मैनेजमेंट सिस्टम, RDSO रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ओरिएंटेशन ऑर्गेनाइजेशन, TMS है टर्मिनल मैनेजमेंट सिस्टम, HOER हाउस ऑफ एम्प्लॉयमेंट रेगुलेशन, ICMS इंटीग्रेटेड कोच मैनेजमेंट सिस्टम, IRCTC इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन, ISMD इन फ्राइटिंग स्टैंडर्ड मूविंग डायमेंशन, IVRS इंटरेक्टिव वॉइस रेस्पॉन्स सिस्टम, ITES इंटीग्रेटेड टेलीफोन इंक्वायरी सिस्टम, LVCD लास्ट व्हीकल चेक्ड डिवाइस, MAU की मल्टी एस्पेक्ट अपर क्वाड्रेंट। MEMU मेन लाइन इलेक्ट्रिकल मल्टीपल यूनिट, MSD मिनिमम साइटिंग डिस्टेंस, NDMA नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एसोसिएशन, ODC ओवर डायमेंशनल कंसाइनमेंट, PAM पंक्चुअलिटी एनालिसिस मॉनिटरिंग, PEASD पैसेंजर इमरजेंसी अलार्म सिग्नल डिवाइस, POMKA पोर्टेबल मेडिकल किट फॉर एक्सीडेंट, REMMLOT रिमोट मॉनिटरिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ लोकोमोटिव एंड ट्रेन्स, RLDA रेलवे लैंड्स डेवलपमेंट अथॉरिटी, RMS रेक मैनेजमेंट सिस्टम, ROSHAN रोलिंग स्टॉक हेल्थ एनालिसिस, RTIS रियल टाइम ट्रेन इंफॉर्मेशन सिस्टम, SDGM सीनियर डिप्यूटी जनरल मैनेजर, SGE साइमन एंड जनरल इलेक्ट्रिकल रेलवे सिग्नलिंग कंपनी लिमिटेड, SMART सिंगुलर मॉड्यूलर एडवांस रेलवे टिकटिंग सिस्टम, SPAD सिग्नल पास्ड 80 डेंजर, SPRME सेल्फ प्रोपिल्ड एक्सीडेंट रिलीफ मेडिकल इक्विपमेंट, स्पार्ट सेल्फ प्रोपेल्ड एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन, SPURT सेल्फ प्रोपेल्ड अल्ट्रासोनिक रेल टेस्टिंग कार, SSD स्पीड सेंसिंग डिवाइस, SSDAC सिग्नल सेक्शनल डिजिटल एक्सेल काउंटर,
SWR Station Working Rule. SWRD Station Working Rule Diagram. TALQ Two Aspects Lower Quadrant. TAWD Train Accumulated Warning Device. TCAS Train Collision Avoidance System. TPWS Train Protecting Warning System. WILD Wheel Impact Load Detector.